नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 31 जेस। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। टॉमस की बात पर मैं कुछ पल चुप रहा। उसने जो कहा था वो सख्त लेकिन सही था। मेरे आसपास जो औरतें थीं, मीरा और माँ, दोनों अब मेरे लिए कमजोरी बन रही थी। और माफिया दुनिया में कमजोरी सबसे घातक वस्तु होती है। तो अब क्या सुझाव है तुम्हारा? मैंने सिगार बुझाते हुए पूछा। टॉमस ने काउंटर पर झुककर धीरे से कहा, फिलहाल थोड़ा संभल जाओ, नीचे रहो। हमारे लोग काज़िमिर और कास्टलोस का ख्याल रखेंगे। तुम बस खुद को तैयार रखो, मौका आने पर उनकी पूरी पीढ़ी खत्म कर देंगे। मैंने कुछ पल सोचा। मुझे इससे छोटा या कायर महसूस हो रहा था, पर शायद वो सही था। अभी झुकना ही सबसे सही रणनीति थी, ताकि आखिरी वार घातक दी जा सके। मैं एक पार्टी करना चाहता हूँ, मैंने कहा। टॉमस ने भौहें ऊंची की। पार्टी? हाँ, थोड़ी हलचल चाहिए। तनाव कम करना होगा। मैंने वाइन ग्लास उठाकर हिलाया। वो मुस्कराया, तो ये रात अच्छी होगी। उससे विदा लेने के बाद मैं सीधा कार में बैठ गया। रात का शहर खामोश था, किंतु मेरे भीतर आग अब भी सुलग रही थी। टॉमस की सलाह ने मन थोड़ा थाम लिया था, पर बदला लेने का कीड़ा मरता कहा है। इसलिए मैंने कार का रुख शहर के एक गुप्त इलाके की ओर मोड़ लिया, कास्टलो परिवार के एक गोदाम की तरफ। दूर एक कोने में कार रोकी। गार्ड्स गश्त लगा रहे थे। मैं जानता था उनके पास सर्विलांस होगा, इसलिए मैंने पहले से मास्क और साइलेंसर तैयार रखा था। गाड़ी से उतरा, लोहे की बाड़ के पास झुककर निशाना साधा। हर गोली सीधे लक्ष्य पर लगी। बस ठक की आवाज आई और शरीर जमीन पर। कोई शोर, कोई हल्ला नहीं। बस कुछ ही सेकंड बाद सायरन बज उठे। मैं दौड़ा, सीधे अपनी कार की ओर। पीछे से 2-4 गोलियां छूकर गुजरी, लेकिन मैं पहले ही गाड़ी में कूद गया था। इंजन गरजा और गाड़ी अंधेरे में गायब। ड्राइव करते करते मैंने बर्नर फोन उठाया, कॉल किया पुलिस को। डाउनटाउन वेयरहाउस नंबर 25। कुछ अवैध सामान चल रहा है। फोन काट दिया। हल्की मुस्कान चेहरे पर थी। अब सुबह तक डॉन कास्टलो को काफी दिलचस्प फोन आएंगे। रात का पहला पहरा खत्म हो चुका था जब मैं अपने मेंशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। घर कब्रिस्तान की तरह शांत था। मीरा सो रही थी। मैं सीधा बाथरूम गया, कपड़े उतारे और टब में बैठ गया। पानी का हर कतरा ठंड से नहीं, बल्कि दर्द से कांप रहा था। कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, बिना सोचे, बिना महसूस किए। फिर धीरे धीरे एक तौलिया दांतों के बीच दबाया और ब्लेड उठाया। मेरी बाह से थोड़ा खून निकला। वो वही जख्म था जो गोदाम से भागते वक्त गोलियों में छिप गया था। मैंने गहरी सांस ली और धीमी, जरूरी काट से गोली निकाल दी। खून टाइलों पर टपक रहा था, पर मैं सिर्फ हाथ साफ करता रहा, बिना दर्द के चेहरा बदले। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, कमजोर नहीं और न विश्वासघात की परछाई वाला आदमी। बस एक डॉन, जो खून से अपने जख्म सुधारता है। जारी रहेगा। मीरा, मैंने अंगड़ाई ली और बाथरूम में दाखिल हुई। नींद इतनी गहरी थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ जेस कब वापस आया। दरवाजा खुला तो मैं ठिठक गई। वो पहले से ही वहां था। बाह पर बंधा हुआ पट्टा उसका दर्द छिपा नहीं पा रहा था। मैंने मन ही मन तय किया, अब कोई सवाल नहीं पूछूंगी। वो ऐसे समय पर जवाब नहीं देता जब देना चाहिए। किसका इंतजार कर रही हो? उसका स्वर ठंडा था। मुझे।
वॉशरूम, मैं अकबकाई। वो भौं चढ़ाकर बोला, तो मैंने इशारा किया कि जा सकूं। वो हंसा, मीरा, मैं तुम्हारे शरीर का हर इंच देख चुका हूं। ये क्यों छिपाना? मेरा गला सूख गया। यह क्षण बेहद अजीब था। मैं धीरे धीरे टॉयलेट तक गई। उसकी उपस्थिति का एहसास पूरे तन में हो रहा था। उसकी नजरें आईने में थी, सीधी मेरे ऊपर। मैंने आंखें बंद की और चुपचाप सब कुछ खत्म किया। जब आंखें दोबारा खोली तो वो नहीं था। कब बाहर चला गया, पता ही न चला, जैसे कोई भूत छो जाए। मैंने हाथ धोए, ब्रश किया और बाहर आ गई। वो सोफे पर था, घाव पर पट्टी बना रहा था। दवाइयों का डिब्बा खुला पड़ा था, चेहरा थका हुआ। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? मैंने संकोच से कहा। वो रुक गया, नजरें सीधी मेरी आंखों में डालकर बोला, हाँ, मैं थोड़ी हैरान हुई। वो हमेशा सब अपने तरीके से करता था। मैंने सोचा, कहीं गलत सुन तो न लिया मैंने, पर उसके सिर हिलाने पर मैं पास बैठ गई। ध्यान से देखा, गोली का घाव था, काफी गहरा। ये गोली का जख्म है, मैंने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। मैंने बिना कुछ और पूछे मरहम और पट्टियां निकाली। जो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड आता था, वो कर गई। धीरे धीरे घाव की सफाई की, फिर नई पट्टी बंधी। कपड़े के साथ मेरे उंगलियों की गर्मी उसके त्वचा से लग रही थी। ये पहली बार था जब हम इतने करीब थे, पर यहाँ कोई साजिश या जोश न था, सिर्फ खामोशी। मैंने कहा, सब हो गया। जब सिर ऊपर किया तो वो सीधा मुझे घूर रहा था, विशेषकर मेरे होठों को। मेरी धड़कन तेज होने लगी। पता नहीं कहाँ से साहस आया, मैं थोड़ा झुकी, उसका चेहरा अपने पास खींचा और वो क्षण भर में मुझ पर झुक गया। हमारे होंठ टकराए, धीमे, फिर गहरे। मेरे अंदर एक अजीब सी तृप्ति जगी। ऐसा लगा मानो किसी चीज की कमी पूरी हो गई हो। किस कदर उसके होंठ मेरे होठों को थामे थे, ये मैं भूल ना सकूंगी। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। हम दोनों जग गए। नजरें मिली। उसकी आंखों में पहली बार एक नरमाहट थी। दरवाजा देखो, वो बोला, आवाज लगभग फुसफुसाहट में। मैं थोड़ी देर वहीं रही, जैसे पल को रोक लूं। फिर आखिरकार हिली और कमरे का दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मैडम, स्टाफ थी, मुस्कुराती हुई, पर मेरे चेहरे की लाली भाप चुकी थी। गुड मॉर्निंग, मैंने घबराकर कहा। कोई आपसे मिलने आया है? मुझसे? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, आपका भाई, रॉबर्टो, मैं चीख पड़ी, बात पूरी होने से पहले। पजामा टी शर्ट में ही मैं सीढ़ियां उतर गई। वो ड्राइंग रूम के बीच खड़ा था, थोड़ा संकोच में। मैं भागती हुई उस पर गिरी, उसने मुझे पकड़ लिया। ओह गॉड, रॉबर्टो, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। मैंने उसके चेहरे को हाथों में लेकर हर एंगल से देखा। कई महीनों में पहली बार अपने ही खून को देख रही थी। आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम ठीक लगी रही हो, उसने मुस्कुराकर कहा। और तुम भी, मैं बोली, हंसी और रोने के बीच अटकी आवाज में। हम कॉफी टेबल के पास बैठ गए और बातें शुरू हो गईं। पुराने दिनों की गपशप, मजाक, उसकी दाढ़ी पर चुटकी लेना। मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से पहले वाली मीरा बन गई हूँ। लेकिन वो सुकून ज्यादा देर का न था, क्योंकि हमारी हंसी बीच ही में थम गई। दरवाजे से जेस अंदर आ चुका था, काले टी शर्ट और जॉगर में, चेहरे पर भाव नहीं। हम दोनों खड़े हो गए। हेलो, रॉबर्टो, जेस की आवाज शांत थी, पर उसके नीचे कुछ उबाल था। डॉन रोमानो, रॉबर्टो ने संयमित स्वर में सिर हिलाया। मिलकर अच्छा लगा,
वो बोला और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। मैं हिली ही थी कि रॉबर्टो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रॉबर्टो, तुम क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से कहा। वो न हटा। उसकी पकड़ कठोर हो गई। अब छोड़ो, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो समझ गया मेरा और जेस दोनों का स्वभाव। धीरे से हाथ ढीला किया। मैं जेस के पास गई। उसने फौरन अपनी बाह मेरी कमर में कस ली। उसकी पकड़ में अब भी वही स्वामित्व की ठंडक थी। हम दोनों आमने सामने खड़े थे, दो पुरुष, एक औरत के बीच, जैसे शक्ति का खेल चल रहा हो। रॉबर्टो की आंखों में प्यार था, भाई वाला प्यार, और जेस की आंखों में वो कब्जा था जिसे वो प्यार समझता था। कमरे की हवा भारी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरा कहीं इन दोनों पुरुषों से ही था। 5:32 मीरा सुबह की ऊर्जा अभी थमी नहीं थी कि मीरा के दिन में एक और चक्कर घुस गया। उसने सोचा कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी उलझ क्यों है। जेस के साथ एक ही घर में रहते हुए वह कब तक अपनी आजादी की तलाश में आगे बढ़ पाएगी। मेरे विचारों में अचानक एक आवाज आई, जेस की, जो हर समय कमान संभाले रहने की कोशिश कर रहा था, पर वही कोशिश कभी भी उसकी कमजोरियां भी दिखा जाती थी। उसने एक बार फिर मीरा को अपनी सत्ता के अधीन रखने की ठानी, पर मीरा की नजर में अब हिम्मत भी तेज हो चली थी। मीरा ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका है, एक ऐसी धारा जिसमें नियंत्रण, चाहत और सुरक्षा के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। उसने निर्णय लिया कि वह धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज के बजाय अपने दिमाग की ताकत से आगे बढ़ेगी। बिस्तर से उठकर उसने कमरे का चक्कर लगाया, सोचने लगी कि कैसे वह इस अनुबंध जैसी जिंदगी में अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। उसने सुरक्षा और आजादी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और यह तय किया कि उसे अब आगे की रणनीति तय करनी होगी, बिना किसी खतरे के, बिना किसी डर के। घर के माहौल में कुछ देर शांत रहना रहा, लेकिन मीरा के दिमाग में नई योजनाओं की चिंगारी जल उठी थी। वह जानती थी कि उसे अपने भविष्य के लिए एक ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अभी जो हो रहा है वह उसे एक नई दिशा में ले जा सकता है। उस तरह से जिस आत्मविश्वास के साथ मीरा ने मुझे अपने वश किया, उसमें कुछ अलग था। ये सिर्फ आवेग नहीं था। वो कुछ छुपा रही थी या मुझसे कुछ छुपाना चाहती थी। शायद अपने भाई की गलती से ध्यान हटाने का तरीका या फिर कोई और मकसद। क्या मतलब? उसने पूरी मासूमियत से पलटकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, जाकर तैयार हो जा, मैं आता हूँ। वो पीछे मुड़ी तो मन किया हाथ से उसकी कमर थाम लूं, पर रोक लिया खुद को। उसके जाते ही मैंने फोन उठाया। रॉबर्टो वैलेंटे पर नजर रखो, मैंने आदेश किया। समझ गया, बॉस। लाइन काट दी और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो वहां ख्यालों में खोई खड़ी थी। उसने मुझे आते नहीं सुना। एक पल को इच्छा हुई उससे पूछूं कि मन में क्या चल रहा है, पर रुक गया। ज्यादा नरमी वो कमजोरी समझेगी। पहले ही मैं काफी हदें पार कर चुका था, यहाँ तक कि खुद को रोक ना सकने वाले किस्से तक। जब वो मेरी तरफ मुड़ी तो घबराकर फिसल गई। मैंने फौरन उसे थाम लिया। पलक भर में फिर वो स्पर्श बिजली बन गया। उसकी नजरों में वो संशय था और मेरे मन में वो तूफान जिसे अब कोई रोक न सकता था। मेरी घायल बाह में अब भी दर्द था, पर मैंने सोचा, कौन सा दर्द पहली बार हो रहा है। उस क्षण में हम दोनों एक दूसरे के मौन का हिस्सा बन गए। और जब वो कमरे से निकली, मैं काफी देर तक उसी दरवाजे की ओर देखता रहा। जो भी उसके दिल में था, उसे मैं जल्द ही खोज निकालूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे दूसरे मामले सुलझाने थे। रात के 8 बजने को थे जब मैंने ब्लैक मैक्लारेन का दरवाजा खोला। वैले ने साइड से डोर पकड़ा।
और मीरा बाहर उतरी, काले रेशमी गाउन में जो उसके शरीर से इस तरह लिपटा था जैसे उसके लिए सिला गया हो। मैंने कुछ न कहा, सिर्फ अपना हाथ उसकी कमर के नीचे रखा। एक पल को मन चाहा कि उसे कहीं कोने में खींच लूं और फिर, पर न किया। वो चारों तरफ देख रही थी, थोड़ी बेचैन, थोड़ी बेखबर। उसे अभी तक पता न था कि हम कहाँ आए हैं। मुस्कुराओ, मैंने धीरे से कहा, कमरे चल रहे हैं। ये रोमानों की जमीन है। और अंदर वाकई शोर था, पर वो नियंत्रित शोर। नीचे जैज़ की मंद धुन चल रही थी, साथ में स्लॉट मशीनों की धुनक और लोगों की कृत्रिम हंसी। बाहर से ये जगह एक लग्जरी होटल लगती थी, पर अंदर ये मेरी सत्ता का केंद्र था। मीरा की आंखें हर तरफ भटक रही थी। वो डर छिपाने की कोशिश कर रही थी, और मैं उसे देख रहा था। हम ब्लैकजैक टेबल से गुजरते झिलमिलाती लाइटों और लोगों की भीड़ में ऊपर की ओर बढ़े। गार्ड्स बिना पूछे साइड हो गए। तुमने तो कहा था ये सिर्फ कसीनो है, उसने धीरे से कहा, अपने आसपास धुंधले कमरों की तरफ देखते हुए। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, है भी। मुख्य रूप से, वो शब्द सुनकर वो सिहर गई। अच्छा है। उसे डरना जरूरी था। हम मेरे निजी स्वीट में आ गए। दीवारें मखमली थी, टेबल पर क्रिस्टल गिलास और बत्ती की नर्म रोशनी। दीवार के पीछे लगे सर्विलांस मॉनिटर चुपचाप ब्लिंक कर रहे थे। बैठो, मैंने उसके लिए ड्रिंक डाली। यहाँ अब कोई गार्ड नहीं, सिर्फ हम दो। वो काउच के एक छोर पर संकोच से बैठ गई, आंखें दीवार के स्क्रीनों पर थी। वो हमेशा जानना चाहती थी कि कितनी परतें हैं मेरे दुनिया की। ये सब तुम्हारा है? उसने धीरे से पूछा। हर मेज, हर सिक्का, हर कर्ज, सब मेरा, मैंने उत्तर दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा डर था। वो कुछ पूछना चाहती थी पर रुक गई। अक्लमंद लड़की। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कमरे की भारी हवा के साथ। तुम यहाँ सिर्फ नजारा देखने नहीं आई हो, मीरा। आज रात लोग देखेंगे कि तुम मेरे साथ हो। इसका मतलब कुछ होता है। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी ठोड़ी अपने हाथ से ऊपर उठाई। मतलब कि तुम उस आदमी की हो जिसके हाथ में इस शहर की परछाइयां कैद है। वो नाराज सी हो गई, मगर बोली कुछ नहीं। मुझे ऐसा मत देखो जैसे मैं राक्षस हूँ, मैंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है और तुम किसकी हो। वो जवाब न दे पाई, पर मैं उसका धड़कता गला महसूस कर सकता था। नीचे किसी ने जैकपॉट जीता और शोर उठा, पर हमारे कमरे में सन्नाटा था, बस तनाव जो हवा में घुल चुका था। मैंने धीरे से कहा, याद रखो मीरा, अब तुम कहाँ खड़ी हो। ये सिर्फ कसीनो नहीं, एक जंग का मैदान है, और तुम जनरल के बगल में बैठी हो। वो कुछ न बोली, पर उसके चेहरे पर एक बात स्पष्ट थी। अब वो जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी फिर कभी साधारण नहीं रहेगी। पार्टी 33। मीरा, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा था। मैं खुद को इस जगह का हिस्सा नहीं समझ पा रही थी। जे सबका निरीक्षण कर रहा था, जैसे कोई बाज आसमान से अपने शिकार पर नजर रखता हो। मैं एकदम असहज थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी कसीनो में आई थी, और मेरी एकमात्र ढाल यही थी कि इस जगह का मालिक मेरा पति है। अच्छा लगा जब थोड़ी देर बाद एरियल को अंदर लाया गया। जेस कुछ देर के लिए अपना काम देखने बाहर गया था। हाय मिसेज रोमानो, उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मुझे मीरा बोलो, मैंने मुस्कुराकर कहा। काफी समय से नजर नहीं आई तुम। वो थोड़ी संकोच से हंसी। क्लब वाली रात के बाद मुझे काफी सख्त चेतावनी मिली थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस रात की याद अब भी काटती थी। माफ करना, मैंने धीमे से कहा।
ओह नहीं, ये मेरी गलती थी, वो बोली। वो वीडियो मेरी लापरवाही से लीक हुआ। मिस्टर रोमानो को काफी पैसे खर्च करके उसे मिटवाना पड़ा। क्या? मैंने सांस खींची। मुझे अंदाजा न था कि बात इतनी बड़ी हो गई थी। खैर, अब सब ठीक हो गया, यही काफी है। हाँ, उसने सिर हिलाया। कुछ पियोगी? मैंने वेटर को इशारा करते हुए पूछा। बस कुछ सॉफ्ट, मुझे अपनी नौकरी बचानी है, वो हंसी। मैं भी हंस पड़ी। मत डरो, नौकरी नहीं जाएगी। मैं वास्तव में हैरान थी कि वो अब भी काम पर है। मैं समझ रही थी कि उस रात के बाद जेस ने उसे निकाल दिया होगा। उन्होंने कहा है कि आप दोनों की तस्वीरें और वीडियो शूट करने हैं, उसने बताया। मैंने कहा, मुझे तो लगा मीडिया का ड्रामा खत्म हो चुका है। माफ करना, मैं बस आदेश मानती हूँ मैम। ठीक है, वो बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। कुछ ही पलों में जेस हॉल में आ गया। उसने एरियल को देखा भी नहीं, बस अंदर आकर बोला, चलो, काम निपटा लो। एरियल और मैं दोनों चुप। वो अब भी क्लब वाले मामले से नाराज था और एरियल थोड़ी डरी हुई थी। मैं खुद को दोषी मान रही थी। थोड़ी सी आजादी, थोड़ी सी बेफिक्री, और मैं फिर उसी पिंजरे में कैद हो गई थी। एरियल ने हमें पोज करवाए। वो कह रही थी कि कुदरती लगे पर हमारे बीच कहीं भी स्वाभाविकता नहीं थी। हमारे चेहरे पर थी बस थकान और आंखों में ठंडक। फोटो सेशन खत्म होने पर मैंने तस्वीरें देखी। स्क्रीन पर हम परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे, पर वास्तव में हम उलट थी। वो एक गंदे सौदों का बॉस और मैं उसकी खिलौना पत्नी। कभी भी मैं अपने ही दिल से पूछती थी, क्यों ना फिर सब कुछ धोकर फेंक दूं। जेस की नजरें मुझ पर पड़ी। वही निशब्द संकेत था कि मुझे उसके ऑफिस आना है। और मैं चली गई। कुछ घंटे बाद बाहर हम फिर लोगों के बीच थे। उसकी नजर अब भी मेरे ऊपर, हाथ अब भी मेरी पीठ पर। वो पल जैसे मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर रहे थे। जब हम कसीनो से बाहर निकले तो ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी। मैंने गहरी सांस ली, जैसे घुटन के बाद पहली बार ऑक्सीजन मिली हो। अंदर की सिगरेट और शराब की बू अब भी नाक में भरी थी। मुझे लगा, कभी फिर यहाँ न आऊं। पर मेरे चुनने की सत्ता कहाँ थी। एरियल को गुड बाय कहते हुए मैंने महसूस किया कि अब वो मुझसे काफी दूरी बनाए रखने वाली है, क्योंकि जेस ने मुझे नवारो ऑफिस आने से रोक दिया था। मेरी थोड़ी सी आजादी जो मिली थी, वो भी खो गई थी। कार के पीछे की सीट पर हम दोनों खामोश थे। जेस खुद नहीं चला रहा था क्योंकि उसकी बाह अब भी घायल थी। मैं हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देख रही थी। ज्यादा चुप हो, उसने कहा। मैं हमेशा चुप रहती हूँ। मेरी आवाज बमुश्किल निकली। उसने सिर्फ इतना कहा और वही चुप हो गया। मैं बैठी रही, सोच रही थी, बस 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, और फिर मैं अपने लिए रास्ता निकाल लूंगी। ये जीवन जो कैद जैसा लगा, कभी न कभी खुलेगा। 2 साल काफी होंगे। मीरा, अगर मैंने जेस जैसे आदमी के बारे में कुछ सीखा था, तो वो ये था कि उन्हें पारंपरिक औरतें पसंद आती हैं, जो सुनती हैं, सहती हैं और कभी विरोध नहीं करती। अगर मुझे वाकई उसे अपने जाल में फंसाना था, तो मुझे एक पक्का प्लान बनाना था, बिना किसी गलती के। उस रात जब हम घर लौटे, तो बस यही विचार मन में चल रहा था। मुझे उससे ऐसा महसूस कराना था कि मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, कि मैं अब हमेशा उसी के साथ रहने वाली हूँ। यही एक तरीका था जो किसी भी संदेह बिना काम कर सकता था। मुझे वो सब कुछ करना था जो वो चाहता था, बिना विरोध, बिना सवाल। मुझे उसकी बेवकूफ परियों सी पत्नी बनना था, जो हर धीमी आवाज पर उसकी मदद मांगती है,
ताकि उसका आह संतुष्ट रहे। ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल पराया था, लेकिन मैं करूंगी। इस कैद से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने छोटी छोटी बातों से शुरुआत की, घर के कामों से। हालांकि घर में काफी स्टाफ था, फिर भी मैं खुद उसके बाद सफाई करती। एक बार वो अपने ऑफिस में खाना खाकर उठ चुका था। सफाई के लिए मददगार को बुलाने के बजाय मैं खुद प्लेटें उठाकर अंदर गई। वो हैरान रह गया, पर जब मैंने मुस्कुराकर जोर दिया तो उसने मना नहीं किया। मैंने उसकी गोली का घाव भी खुद भरने का ढोंग किया। कमरे में जब वो बोलता तो मैं बस सुनती, कभी बीच में न बोलती। जब वो मुझे अपने पास चाहता तो मैं बिना सवाल जाती और अभिनय करती कि मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ बस एक योजना थी। एक सुबह मैं खुद रसोई में पहुंच गई। शेफ हैरान था, इतनी सुबह मुझे देखकर। गुड मॉर्निंग मैम, कुछ जरूरत थी? उसने पूछा। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। जी कहिए। मैं अपने पति का खाना खुद बनाना चाहती हूँ। वो चौंक गया। मैम, आपकी नौकरी छीनने की मंशा नहीं है, वादा करती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। वो सांस छोड़कर हंसा। ओह, अच्छा हुआ। एक पल को डर गया था, मैं भी हंस दी। बस मुझे ये जानना है कि उसे क्या पसंद है और वो कैसे बनता है। बाकी लोगों का खाना आप बनाइए, पर उसका मैं देखूंगी। ठीक है मैडम। वो मुझे बताने लगा कौन कौन सी रेसिपी जेस को पसंद आती है। मैं सब ध्यान से सुनती रही, कई चार्ट्स फोन में लिखे। जब वो काम में लगा, तब मैंने अपनी पहली पसंद से शुरू किया, बेकिंग। मैंने उसके लिए सीधा पर सुगंध भरा बनाना ब्रेड बनाया। फिर लंच बॉक्स में रखा, उसके लंच के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वो उसे पेश किया। ये लो, मैंने मुस्कुराकर कहा। ये क्या है? उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारा लंच। लंच? वो थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, मैंने सिर हिलाया। क्यों? मैं आगे बढ़ी और जानबूझकर उसके कॉलर को ठीक करने लगी। तुम काफी कमजोर लग रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे और बहुत थके से दिखते हो। मैंने थोड़ा मुंह बनाकर उसका ठोड़ी छुई। इम थैंक यू। वो जैसे खुद ही सोच रहा था क्या कहे। मैंने मुस्कुराकर कहा, यू आर वेलकम। फिर उसके होठों पर हल्की सी चुंबन दी और हाथ हिलाया। अच्छा दिन गुजरे। वो धीमे कदमों से निकल गया, चेहरे पर स्पष्ट हैरानी थी। मुझे पता था वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है। मैंने संतोष की सांस ली। धीरे धीरे मेरी योजना काम कर रही थी। तुम तेज सीख रही हो, पीछे से डोना कार्मेला की आवाज आई। मैं चौंक गई। वो किचन टेबल पर बैठी काफी वक्त से देख रही थी। आप क्या कह रही हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा। वो मुस्कराई। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ढोंग किया। उम्मीद करती हूँ जो खेल तुम्हें शुरू किया है, उसे पूरा करने का हौसला भी रहे तुम्हारे अंदर। मेरी भौं टेढ़ी हो गई। क्या मतलब? वो धीरे से कहने लगी। जैसे आदमी से प्यार करना आसान नहीं, पर एक बार डूबे तो निकला भी नहीं जा सकता। मैंने सख्ती से कहा। प्यार? किसने कहा कि मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ? वो हंसी। और अगर वो तुमसे प्यार कर बैठा तो? ऐसे आदमी कभी छोड़ते नहीं, या तो उनकी औरत होती है या कोई नहीं। मैं चुप रह गई, पर मन में कहीं उनकी बातें गूंज गईं। अगर वो मुझसे वास्तव में प्यार कर बैठा तो मेरी सारी योजना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। मैंने सिर झटका। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। जेस में प्यार नाम की कोई चीज नहीं। वो ठंडा, कठोर और निर्दयी आदमी है।
और कोई ऐसा दिल वाले आदमी पर प्यार बर्बाद नहीं करता। मैं नहीं करूंगी। वो अगर पत्थर है तो मैं लौह हूं, और अब वक्त आ गया था कि उसे उसकी ही जंजीरों से तोड़ा जाए। 5:34 मीरा, कल पार्टी है। मैंने किताब से नजरें उठाईं। जेस कमरे में आया था, हमेशा की तरह सीधा संदेश, बिना कोई नमस्ते सलाम, बिना मुलायमियत के। पार्टी? मैंने संक्षेप में कहा। ठीक है, अब मैंने आदत डाल ली थी कि उससे ज्यादा सवाल न पूछूं। कुछ खास पहनने को कहोगे? मैंने धीरे से पूछा। वो थोड़ा रुक कर बोला, लाल। तुम्हें लाल में देखना चाहता हूँ। उसकी आवाज खुरदरी और धीमी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरे गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। ठीक है। कब है पार्टी? कल रात। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार उसने मुझे पहले से तो बताया। यह भी एक तरह की तरक्की थी। थोड़ी खामोशी के बाद मैंने पलटकर पूछा, और तुम क्या पहनने वाले हो? वो थोड़ा चकित सा लगा। क्या? मैंने पूछा, तुम क्या पहनने वाले हो? मैंने बात दोहराई, थोड़ा सा मुस्कुराकर। कमरे में एक क्षण के लिए वो सिर्फ मुझे देखता रहा, शायद सोच रहा था कि अब मैं पहले वाली मीरा तो नहीं रही। मीरा, ये वो पल था जिससे मैं हमेशा नफरत करती थी। लोगों की बिना झिझक और बेहद जरूरत से ज्यादा टकटकी लगाकर देखना। मैंने अपना पोकर फेस परफेक्ट बना लिया था, पर इससे यह ध्यान कम असहज न हो पाया। हाँ, वो आज की रात का सेलिब्रेंट था और हम दोनों किसी मैगजीन के कवर फोटो जैसे लग रहे थे, पर इस तरह का घूरना हर बार मुझे चुभ जाता था। तभी एरियल मेरे पास आई और मेरे चेहरे पर आज रात की पहली सच्ची मुस्कान आई। हे गर्ल, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाया। हेलो मिसेज रोमानो, वो आंखें मटकाते हुए बोली, आप तो कमाल लग रही हैं। थैंक यू, वो हंसी। आज आपकी तस्वीरें इंटरनेट फाड़ देंगी। कई दिनों में पहली बार मुझे किसी बात पर खुशी महसूस हुई। शायद अब मैं इस दुनिया की आदत पकड़ रही थी। हैप्पी बर्थडे सर, उसने जेस की तरफ देखते हुए कहा। मैंने ध्यान से देखा। वो बस हल्का सा सिर हिलाकर देखता रहा और फिर चेहरा फिर से निष्प्रभावी कर लिया। मैंने एरियल को उसकी तरफ से माफी भरी मुस्कान दी। वो बस सिर हिलाकर रह गई, जैसे अब आदत हो गई हो। हमने तस्वीरें खिंचवाई। बहुत लोग घूमकर हमारे चारों ओर खड़े हो गए, जैसे किसी रेड कारपेट का सीन हो। ये पार्टी तो कल न्यूज में जरूर आने वाली थी। जेस ने मुझे अपने करीब खींचा और झुका, जैसे मुझे चूमने वाला हो। उसकी नजर मेरी आंखों में थी, गहरी, कच्ची और थोड़ी सी खतरनाक। उस पल मुझे सब कुछ ठहर सा गया लगा। संभल जा मीरा, मैंने खुद से कहा। बह मत जाना। मैंने आंखें झपकीं। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने उसका टाई सीधा करते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए था। उसकी आवाज आज कुछ नरम थी। नहीं, मुझे कहाँ पता था। तुमने तो पूरी पार्टी प्लान कर ली, मुझे बताया भी नहीं। वो शांत सहजता से बोला, तकनीकी रूप से मैंने किया नहीं, बस पैसे दिए थे। मैंने हल्का सा आंखें घुमाई। फर्क ही क्या पड़ा। वो मेरे करीब झुका। क्या मैं तुम्हें उसका मुआवजा दे दूं? उसकी आवाज मेरे कानों में धीमे से गूंज गई। मैंने चीखने की इच्छा दबाई। क्या उसे याद न था कि यहाँ सैकड़ों लोग थे? शुक्र था मेकअप था, वरना मेरे लाल गाल सबको साफ दिख जाते। मैंने धीमे से कहा, कम से कम मुझे गिफ्ट तो दे देने देते। अगर पता होता तो। उसकी जरूरत नहीं, मीरा, उसने कहा और मेरे कपाल पर हल्का चुंबन देते हुए मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझे भीड़ से दूर ले गया, काफी दूर जहां कैमरे न थे। हमारा टेबल ठीक वहीं था जहां उसकी मां पहले से बैठी थी। महिलाओं का झुंड उनसे मिलने आता जा रहा था।
अब मुझे समझ आ रहा था, सबसे ज्यादा डॉन नहीं, डोना कार्मेला से डरते थे। वो मेरी तरफ मुड़ी और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं जानती थी अब अगला वाक्य किसी ना किसी बम की तरह गिरेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बच्चे भी उतने ही खूबसूरत होंगे। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। वो वाक्य फिर आ गया था। उनकी नजर सीधे मेरे पेट पर गई। अभी तक कुछ नहीं। मैंने सिर हिलाया। नहीं। उम्मीद बनाए रखो, वो कहते हुए मेरे हाथ पर हल्की थपकी दी। फिर कुछ महिलाओं के समूह की तरफ चली गईं। उनके शब्द कानों में घूमते रहे। मुझे वाकई जल्दी गर्भवती होना था, क्योंकि ये अब मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा था। हॉल शानदार था, लोग राजशाही पोशाकों में, गिलासों का शोर, संगीत की धीमी लय। पर फिर भी हवा में कुछ तनाव था, जैसे हर मुस्कान के पीछे कोई खामोश हथियार छिपा हो। सब कुछ सुंदर था, पर बेहद खतरनाक भी। स्टेज पर कलाकारों का प्रदर्शन, हंसी मजाक के बीच कहीं मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। सब ठीक चालू लग रहा था जब जेस वापस मेज पर आकर खड़ा हुआ। सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। वो बस धीरे से सिर हिला रहा था, चेहरे पर फिर भी कोई हंसी नहीं। मैं सिर हिलाकर उससे कहने वाली थी, थोड़ा तो मुस्करा लो, आज तुम्हारा दिन है, पर रोक लिया। टोस्ट का दौर शुरू हुआ। पहले उसकी माँ ने बात की, अपने बेटे की शान में शब्दों का एक मकान खड़ा किया। उनकी बात पर लोगों ने तालियां बजाईं। फिर टॉमस की बारी आई। वो हमारी ओर मुस्कराया। मैंने हाथ हिलाया। उसने जेस की तारीफ की, बहुत ज्यादा। सोचा, भले आदमी कितना भी भयानक क्यों न हो, कोई ना कोई तो हमेशा उसके लिए अच्छे शब्द ढूंढ ही लेता है। जब माइक मुझे मिला, मैंने मन किया मना कर दूं, पर एंकर जिद पर अड़ा रहा। मैं धीमी कदमों से उठी। सबकी नजरें मुझ पर थी। मैंने जेस का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो कभी भी बहुत मुश्किल आदमी लगता है, क्योंकि वो बोलता कम है। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो उसकी खामोशी के पीछे एक वफादार दिल छिपा है। मैंने रुककर सांस ली। वो मुझे सुरक्षित रखता है, और शायद इस दुनिया में यही सबसे बड़ी भेंट है। हैप्पी बर्थडे, माय हस्बैंड। कमरे में तालियां बज गईं। वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कह रहा था, बिना बोले, अच्छा किया। मुझे लगा रात अब सुकून से गुजर जाएगी। पर फिर एक अजनबी उठा, हाथ में गिलास। जेस की बाह कस गई। उसका चेहरा थोड़ा खिंच गया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अतीत के नाम, वर्तमान के नाम, और उस खून के नाम जो हम पर कर्ज है। और उसी पल एक गोली उसके सीने से आर पार हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। टेबल के साथ कांच के टुकड़ों की आवाज गूंज गई। मैं सदमे में जमी रही, पर आसपास कोई हिला भी नहीं। किसी ने चीख नहीं मारी। क्लब का माहौल ज्यों-का-त्यों था। मैंने डर के साथ जेस की तरफ देखा। वो शांत था। उसने अपना गिलास उठाया और बोला, मिशन पूरा हुआ। चीयर्स। सभी लोगों ने गिलास ऊंचे किए। चीयर्स। उस रात मैं फिर से याद कर बैठी, मैं वास्तव में दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी की पत्नी थी। पार्टी 35 जेस, आज रात तुम कमाल की थी, मैंने कहा जब हम कमरे में वापस आए। मीरा पूरी रात चुप थी। यह हैरानी की बात नहीं थी। वो अभी तक मेरी दुनिया और उसकी हकीकत से परिचित नहीं थी। थैंक यू, उसने धीमे से कहा, आवाज बिल्कुल खाली। पार्टी अच्छी लगी? मैंने बस बात निकालने के लिए पूछा। शुरू में हाँ, उसने आंखें मूंदते हुए कहा, पर फिर वो चुप हो गई। यही तो है अंडरवर्ल्ड, मीरा। आदत हो जाएगी। लेकिन वो कहने ही वाली थी कि मैंने बीच में बात काटी।
वो वही आदमी था जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। वो चौंक गई। ओह! उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गार्ड्स का क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो कुछ देख चुकी थी, बस वही उसके लिए काफी था। पार्टी के दौरान टॉमस मेरे संकेत पर उसके सभी गार्ड्स को चुपचाप खत्म कर रहा था। हमने पूरा जाल पहले से बिछा रखा था। बहुतों को ये पागलपन लगता, लेकिन वो जन्मदिन पार्टी असल में एक फांस थी। काज़िमिर बहुत जल्दी उसमें फंस गया। मैंने सोचा भी न था कि इतना मूर्ख निकल आएगा। 3 भिखारी भाड़े के आदमी भेजकर मुझे खत्म करने आया था। रूसी माफिया को बेहतर नेता की जरूरत है और मैंने उसे अवसर दे दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहली गलती उनकी थी। उसने मेरा समारोह घुसकर अपमान किया, तो नतीजा तो झेलना ही था। कास्टेलो परिवार का बारी भी अब दूर न थी। कम से कम अब वो जान गए कि मुझसे खेलना सस्ता नहीं पड़ता। मैंने अपना जैकेट उतारा और कफलिंकस निकाले। मीरा चुपचाप आई, सहज से मुस्कुराते हुए उन्हें क्लोसेट में रख आई। उनका व्यवहार पिछले कई दिनों से बदला बदला था। कुछ तो था जो वो छिपा रही थी। मुझे पता लगाना थागा। मैं बाथरूम में गया। बालों में लगे जेल को धोना था। मैंने शैम्पू उठाने को हाथ बढ़ाया, पर वो हाथ से फिसलकर कचरे के डिब्बे में गिर गया। मैं नीचे झुका उसे उठाने के लिए और ठिठक गया। वहां जो पड़ा था उसे देख मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ में था एक DIY प्रेगनेंसी टेस्ट किट। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या मीरा गर्भवती है? मैंने वो टेस्ट किट ध्यान से देखी। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, मतलब नेगेटिव। मेरी सांस थोड़ी धीमी हुई। मतलब अभी कुछ नहीं था, या शायद अभी नहीं। लेकिन अगर वो सच में इसे कर रही है, तो क्या उसने बर्थ कंट्रोल लेना छोड़ दिया था? मेरे अंदर गुस्से की लहर उठी। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। वो नहीं करेगी, है ना? मैंने आईने में अपना चेहरा देखा, पर अब वो डॉन रोमानो नहीं था। वो एक आदमी था जिसे पहली बार डर महसूस हो रहा था। मीरा मेरे हाथों में थोड़ी सी कांप थी जब उसने मेरा हाथ थामा। मैं जानती थी उस नजर का मतलब क्या था। वो इच्छाओं से भरी थी, आज्ञा से नहीं। केक हमारे कमरे में पहले ही भेज दिया गया था। टेबल पर रखा था। सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। स्टाफ लाकर तुरंत गायब हो गया, जैसे जानता हो कि अब यहाँ ठहरना खतरनाक है। उसने अपना लेदर जैकेट बेमन से बिस्तर पर फेंका और चाकू से केक काटने लगा। फोर्क से एक टुकड़ा लिया, धीमे से मुंह में डाला। फिर मेरे पास आया, दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा और अपने होठों से मुझे चखाया, जीवन का सबसे मीठा और सबसे कड़वा स्वाद। मैंने सांस खो दी। वो चूम रहा था। मैं उसकी कमर की बेल्ट से खेल रही थी। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से को जान रहे थे। सोचा था हम बिस्तर की ओर बढ़ेंगे, पर वो मुझे उठाकर सीधे काउच पर ले गया। मैंने टॉप और जॉगर्स निकाले, बस अंत वस्त्र में रह गई। वो हाथ में आइसिंग लिए सामने आ गया। निकालो उन्हें, उसने आदेश दिया। मैंने बिना नजर हटाए धीरे धीरे ब्रा और पैंटी उतारी और उसकी तरफ फेंक दी। उसने हवा में पकड़ा, होंठ से हल्का स्पर्श किया और मेरी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे से आइसिंग मेरे सीने पर लगा रहा था। हर स्पर्श एक नई गर्मी भर रहा था। फिर वो झुका और सब कुछ वक्त से, दुनिया से काट दिया। हवा में सिर्फ हमारे सांसों की आवाज थी, पर फिर अचानक फोन की घंटी बजी। मैं रुक गई। वो उठकर गया, फोन उठाया। उसका चेहरा देखते ही मेरा जोश ठंडा हो गया। वो घबराया हुआ लग रहा था। मुझे जाना होगा, उसने कहा। पर हम अभी, मेरे शब्द थम गए। पुलिस मेरे वेयरहाउस पर छापा मार रही है।
मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। मैंने धीमे से सिर हिलाया। उसकी बात ठीक थी, पर मेरे अंदर जो भूख जगी थी वो अधूरी रह गई। उसने कोट उठाया, कॉलर ठीक की और चल गया, बिना किसी गुड नाइट, बिना किसी नजर। मैंने सूनी नजर से दरवाजा देखा। क्यों उम्मीद करती रहती हूं कि वो रुककर कुछ कहेगा? यह सिर्फ शरीर का मिलन था, प्यार नहीं। मुझे खुद को याद दिलाना था कि मैं यहाँ एक खेल खेल रही थी। मैंने बाथरूम जाकर खुद को साफ किया, उसकी महक, उसकी याद, सब धो डाला। फिर वापस आई और वो केक खा लिया जो उसे रिझाने के लिए बनाया था। योजना सफल तो हुई थी, पर वक्त हमारे खिलाफ था। शाम को मेरा पीरियड शुरू हो गया। मतलब अब अगले कुछ दिनों तक बच्चे के लिए कोई कोशिश नहीं। मैंने थक कर सांस छोड़ी, सोचा कब तक। उस रात वो लौटा नहीं। मैं केक के टुकड़े कोंचते लोचते सो गई। सुबह उठी तो कमरा खाली था। ना वो, ना उसकी आवाज। ब्रेकफास्ट या लंच की चिंता भी अब व्यर्थ लगने लगी थी। पर दिल में एक कोना था जो जानना चाहता था, वो कहाँ है? ठीक तो होगा। मैंने जल्दी से नहाया, ब्रश किया और जिम वियर पहना, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ जिम का ही रास्ता था जहां मैं अपना तनाव निकाल सकती थी। थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया था, पर मैं फिर वो मीरा बनना चाहती थी जो आजाद सांस ले सके। जैसे ही जिम की तरफ बढ़ रही थी, डोना कार्मेला सामने आ गई। पता है तुम्हारा पति कहाँ है? उन्होंने पूछा। मेरे नमस्ते का उत्तर तक न दिया। नहीं, मैंने संकोच किया। सोचा था तुम बहुत डोटिंग वाइफ बन रही हो। उनके शब्द उपहास से भरे थे। मैं कितसी देखती रही। क्या मैंने कोई गलती की थी? वो तीखे स्वर में बोली। वो पुलिस कस्टडी में है। क्या? मेरे होठों से सांस निकल गई। उसने कल कहा था कि पुलिस वेयरहाउस रेड कर रही है, पर मैं जाओ, कपड़े बदलो, मेरे साथ चलना होगा थाने तक। जल्दी करो। उनकी आवाज कमान की तरह थी। मैं भय से उछल पड़ी। कपड़ों के लिए क्लोसेट की ओर भागी। पहला भूरा मैक्सी ड्रेस निकाला, उसे पहना, हेरमीज स्लाइड्स डाल ली, थोड़ा इत्र लगाया, फोन उठाया और नीचे भाग आई। कार में बैठते ही डोना ने कहा, बाल खोलो। क्या? मैंने घबरा कर कहा। उन्होंने बस कड़ी नजर डाली। मैंने फोन की स्क्रीन में अपना चेहरा देखा, बाल खुले, हवा में लहराते छोड़ दिए। यात्रा पूरी तरह चुप्पी से भरी थी। उनके साथ पहली बार कहीं जाने में ऐसा लग रहा था जैसे सांस तक गलत है। जब हम थाने पहुंचे तो जेस बाहर आ रहा था, टॉमस के साथ। लग रहा था वो पहले ही उसकी जमानत का प्रबंध कर चुका था। मैंने चिंतित पत्नी का रोल अदा किया, दौड़कर उसके पास गई और गले लगाई। तुम ठीक हो? मैंने उसका चेहरा थामा। वो थका सा लग रहा था, जैसे रात भर नींद न आई हो। एक पल को मुझे वास्तव में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। ठीक हूं। तुम यहाँ क्यों आई? वो संयत परंतु ठंडे स्वर में बोला। मैं डोना के साथ आई। जरूरत न थी। सब ठीक है। पर उन्होंने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? क्या कुछ? यह उस बात का समय नहीं, मीरा, उसने कड़ाई से कहा और चेहरा मोड़ा। फिर टॉमस से कहा, चलिए। तुम घर नहीं आ रहे? मैंने फिर पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। वो कुछ न बोला, बस चल दिया। उसकी माँ अब भी पुलिस अधिकारी से बात कर रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, सिर्फ शर्म और खामोशी के बीच। ज्यादा मत सोचो, टॉमस पीछे से कहा। वो थोड़ा अपसेट है, पर सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से जानती थी, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कभी नहीं।
पार्ट 36। मीरा जैसा मैंने सोचा था, वो मेरे और उसकी माँ के साथ घर लौटा नहीं। वो टॉमस के साथ कहीं और चला गया, पता न कहा। मैंने खुद को व्यस्त रखा। बेकिंग के कुछ ऑर्डर्स थे जिन्हें पूरा करना था। कम से कम यही एक चीज थी जो मुझे सामान्य महसूस कराता था। स्टेशन से वापसी के रास्ते पर भाई रॉबर्टो ने मैसेज किया था। मैंने उसे लिखा कि शाम तक मैं सारा माल भेज दूंगी। पिछली बार की मुलाकात के बाद हमारी बातचीत ठंडी पड़ गई थी, इसलिए उसका ये मैसेज मेरे लिए थोड़ा अजीब था। मैंने कुकीज, कपकेक्स और ब्राउनीज के बैच बनाए। फिर उसे कहा कि वो आकर मेरे ब्रांड के पैकेजिंग बॉक्स ले जाए। सिक्योरिटी को पहले ही सूचित कर दिया कि वो अंदर आ सकता है। जब मैं किचन से बाहर आई तो वो पहले से वहां था। हम दोनों के बीच कुछ पलों की निःशब्द नजरें मिली। फिर मैंने बाहें खोली और वो बिल्कुल बचपन की तरह मेरे गले लग गया। आंखें भीग गई, भले मुझे रोकना पड़ा। ऐसा फिर मत करना, समझे? मैंने हल्की डांट के साथ कहा। वो सर हिलाता रहा। ठीक है। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने सांस छोड़ी, फिर उसकी बात गूंज गई। रुको, ये ऑर्डर्स सही में थे ना? वो हंस पड़ा। हाँ है, बस मैंने कस्टमर्स को कहा आज डिलीवरी डे है। पागल, मैंने उसका गाल खींच लिया। वो हंस पड़ा। पिछली बार वाली घटना के लिए सॉरी, उसने कहा। कोई बात नहीं, अब बस अगली बार थोड़ा सभ्य रहना, मैंने कहा। वो बड़बड़ाया। मुझे फिर भी वो आदमी पसंद नहीं। दिल कहा, मुझे भी, पर मुंह से निकला सिर्फ मालूम है। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। इतना ढीला कपड़ा क्यों पहना है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने हैरानी से उसके कंधे पर थपकी दे दी। ऐसे सवाल नहीं पूछते। क्यों? तुम तो मेरी बहन हो, वो बोला हुआ। पहले, कभी किसी और औरत से ऐसा मत कहना, वरना थप्पड़ खाओगे। दूसरे, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती, तो सबसे पहले तुम्हें बताती। उसकी आंखें गेंद सी हो गईं। मतलब तुम उस पत्थर दिल आदमी के बच्चे की सोच रही हो? मैंने फौरन उसका मुंह ढक लिया। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान हैं। ओह सॉरी, वो धीरे से बोला। हाँ, सो रही हूँ, पर एक कारण से, मैंने कहा, जैसे कोई गुनाह मान रही हूँ। और कौन सा कारण? वो चौंका। उसकी माँ ने कहा है कि अगर मैं उसे एक वारिस दे दूं, तो वो मुझे आजाद कर देगी। तुम मजाक कर रही हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, सच। और ये सब कब तक चलेगा? पहले गर्भ में आना होगा। मैंने कंधे उचकाए। फिर सोचेंगे। मैंने उसे उस $10 मिलियन की बात नहीं बताई। अगर मैं कभी कमजोर पड़ी तो वो पैसे का भूत मुझे याद दिलाएगा और मैं थक जाऊंगी। अब चलो, सामान भर दो गाड़ी में, मैंने कहा। हमने पैकेज बांधे, नाम लिखे, उसकी कार में भरे। मैंने जाते जाते उसे कसकर गले लगाया। संभल के ड्राइव करना। वो चला गया। मैं काफी देर बाहर खड़ी रही, हवा को चेहरे पर महसूस करती हुई। कब सीढ़ियों पर बैठ गई पता नहीं। बस खाली नजर से आकाश देखती रही। जिंदगी कभी सादी, शांत थी, भले बेचैन नहीं। कभी किसी की मौत देखने की जरूरत न पड़ी थी, पर मैंने वो ख्याल झटका, आंखें बंद की। पुराने ज़ख्मों की यादें फिर न आएं, बस इतनी दुआ की। तभी गेट खुला। एक काली गाड़ी तेजी से अंदर आई और मेरे सामने रुक गई। जेस था, ताज़ा कपड़ों में, थका हुआ पर अब भी वही ठंडा चेहरा। बाहर क्या कर रही हो? ओह, मेरा भाई अभी गया है, मैं धीरे से बोली। रॉबर्टो यहाँ था? हाँ, बस मदद कर रहा था डिलीवरी में, मैंने घबराहट में समझाया। अभी भी बेकिंग ऑर्डर ले रही हो? वो बोला। इतने सवाल
मैंने थोड़ा हिचक कर कहा, हाँ थोड़ा बहुत। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त रहा, जैसे सोच तो रहा हो लेकिन दिखा न रहा हो। फिर बोला, अंदर चलो, ठंडी हवा ले लेकर बीमार मत पड़ना। मैंने महसूस किया, वाकई सर्द हो रही थी। अंदर आई तो वो ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ चाहिए था? मैंने पूछा। हाँ, मिल जाएगा। मैंने फोन पकड़ा और थोड़ा धीरे से सिर झुकाया कि वो ज्यादा न बोले। मीरा, उसने आवाज दी। मैंने चेहरा उठाया। हाँ, तेरा सारा सामान दूसरे कमरे में भिजवाया जाएगा। अब तुम वहीं रहोगी। उसके शब्दों से मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। क्या? क्यों? कोई सवाल नहीं। उसका स्वर अब हुक्म भरा था। मैंने गहरी सांस ली। जेस, तुम ऐसे माल की तरह मुझे उठापटकी नहीं कर सकते। पहले तो जब मैंने खुद अलग कमरा मांगा था, तुमने इनकार किया था। वो मुझके करीब आ गया, ठंडी आवाज में बोला, तुम मेरी पत्नी हो और जो मैं कहूंगा वो होगा। अगर मैं कहूं कमरा बदल दो, तो बदलना होगा। जब जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा या तुम्हें बुलाऊंगा। हर शब्द वो इतनी धीमी तरह से बोल रहा था कि वो धमकी सा लगता था। मैंने अनायास कहा, और बस यही हूं मैं तुम्हारे लिए। एक वस्तु? वो झपटा। क्या? मैंने आंसू रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी वेश्या पत्नी हूँ, जिसे तुम नाम की इज्जत देकर अपना कहते हो। और मैं मोड़ गई। पीछे से उसकी आवाज न आई, बस सन्नाटा था, जो पहली बार मुझे उत्तर जैसा लगा। जेस, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। मैं बस एक वेश्या हूँ, जिसे पत्नी कहने का हक मिला है, मीरा ने कहा और चल दी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जवाब दे ही न सका। मुझे नफरत थी इस बात से कि वो खुद को इस तरह देखती थी। ये कभी मेरी मंशा नहीं थी। फिर भी मुझे उसे अपने से थोड़ा दूर रखना था। वो मेरे अंदर जो कुछ बचा था, उसे कमजोर कर रही थी, और मैं फिर से नरम हो रहा था। मेरे जैसे आदमी को ये इजाजत नहीं थी। मन तो कर रहा था कि पीछे जाकर उसे रोक लूं, कंधे से पकड़कर समझाऊं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो वो जान जाएगी कि वो मुझे पकड़ चुकी है, और मैं उसे वो संतोष नहीं देना चाहता था। कुछ मिनट बाद वो वापस आई, सीधे क्लोसेट की तरफ गई, मुझे देखा तक नहीं। मैं कुर्सी पर बैठा था जब अंदर से आवाज आई। मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारा सामान निकालने के लिए, मैंने कहा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अंदर से उसकी थकी पर धारदार आवाज आई। मैंने लंबा सांस लिया। औरतों का जिद्दीपन भी कमाल का होता है, खासकर मीरा जैसी छोटी, नाजुक पर अड़िग औरत में। मैं क्लोसेट में गया तो वो एक भारी सूटकेस नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। आज ये सब करने की जरूरत नहीं, कल कर लेती हो, मैंने कहा। मैं आज ही कर लूंगी। मुझे इस कमरे में अब एक पल नहीं रहना। ठीक था, वो फिर से वही पुरानी, तेज जुबान वाली मीरा बन गई थी। अच्छा लग रहा था, भले वो मुझसे नफरत कर रही थी। वो धीरे धीरे कुछ बातें इतालवी में बड़बड़ा रही थी, शायद कहीं सीखी हुई लाइनें। अनजाने में मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने उसे देखा, कपड़ों को छोटे थैलों में ठूंसते हुए, आंखों में क्रोध और होठों पर कंपन। उसकी हर हरकत मुझे स्पष्ट करती थी कि वो अब मुझसे डरना छोड़ चुकी है। मैंने जब मदद करने को हाथ बढ़ाया, तो उसने झटक दिया। मैं सचमुच हैरान था, और थोड़ा हंसी भी आ गई। वो अब मुझसे डरती न थी, और ये मेरे लिए किसी जंग जैसा थप्पड़ था। मैंने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, और दूसरे कमरे को चेक किया, साफ सुथरा था। वो वहां शांति से रह सकेगी, और मुझे कम देखेगी। उसके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी। वो एक के बाद एक बॉक्स बाहर घसीट रही थी। मैंने आखिर करके एक उठाना चाहा,
तो उसने तेज आवाज में कहा, हाथ मत लगाना। मीरा, ये बॉक्स मैं ही लाया था, मैंने शांत स्वर में कहा। उसका जवाब चाकू सा था। तो क्या? मैं सन्न रह गया। सांस खुद ही भारी लगने लगी। जरा याद रखो, किससे बात कर रही हो, मैंने धीरे से कहा। वो और भड़क गई। जाओ भाड़ में, जेस रोमानो। मुझे परवाह नहीं। उससे पहले मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल में वो पिघल गई, उसकी सांसें तेज हो गई। मैंने धीरे से उसे चूमा, जैसे पहली बार सचमुच चाहा हो। जब वो पीछे हटी, तो आंखें मेरी आंखों में थी, उस गर्मी से भरी जो शब्दों से कहीं अधिक कह रही थी। मेरे साथ खेल मत खेलो, उसने धीरे से कहा और मुड़ गई। वो उसके बाद वापस न आई। उसने मददगारों से सारा सामान भिजवा दिया और पूरे दिन चेहरे पर न दिखी। डिनर पर भी न आई। मैंने आदेश दिया कि उसके कमरे में खाना भेजा जाए, अगर न खा तो सीधे मुझसे निपटना होगा। स्वर्ग में मुसीबत चल रही है, माँ ने व्यंग्य किया। स्वर्ग? मैंने भौं सिकोड़ ली। तुम दोनों काफी करीब आ गए थे, कम से कम दिख तो रहा था, वो कह रही थी। वो मेरी पत्नी है, माँ। आप उसके बारे में ऐसे न बोल सकती, मैंने कठोर कहा। वो मुस्कराई। क्यों नहीं? ये तो शादी कम और सौदा ज्यादा लगती है, मैंने कटलरी टेबल पर पटकी। माँ, बस करिए, वो शांत स्वर में कहती रही। तुम जानते हो मैं गलत नहीं कह रही। तुम दोनों तो बस एक ही छत के नीचे रहने वाले दो बेतालमेल लोग हो, जैसे किसी डील का हिस्सा। फर्क बस इतना है कि उसने चुनाव नहीं किया, मजबूरी से आई है। बस करिए, माँ, मैंने गर्जना की। वो रुकी नहीं। जेस, ये कानूनी रूप से एक जुर्म भी हो सकता है। तुम्हें पता है ना, मैंने धीरे से कहा। जानता हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने भाई को बचाना चाहती है, माँ ने तेज उत्तर दिया। मैंने सांस खींची। तो फिर? उसे छोड़ दो, उसे तड़पाना बंद कर दो, वो बोली। मैं उसे तड़पा नहीं रहा। तुम न सिर्फ कर रहे हो, बल्कि इसका कारण भी समझ नहीं पा रहे। क्या तुम उसे प्यार करते हो? मैंने प्लेट की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, प्यार जैसी बेवकूफी में मेरा यकीन नहीं। वो कह रही, उस लड़की को ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे सचमुच चाहे, न कि एक ऐसे जो केवल अपना हक दे देता हो। मैं भड़क उठा। अब इस चर्चा का मतलब क्या है, माँ? आप तो उसे पसंद भी नहीं करती, वो शांत सिर हिलाते हुए कहती रहीं। न पसंद, न नफरत, बस तटस्थता। वो लड़की सबसे अलग है, लेकिन तुमसे परेशान भी है। मैंने आंखें घुमाईं। तो साफ बोलिए, आप क्या चाहती हैं? वो थोड़ी आगे झुक गईं। शायद तुमने उसे उसके सौंदर्य और खून दोनों के लिए चुना। वो अच्छे खानदान की है, और तुम लोग एक सुंदर विलय जैसे लगते हो। सच बोलो, क्या बस इसलिए? मैंने धीरे से कहा। ऐसे अनुमान आपको शोभा नहीं देते, माँ। वो भड़क गईं। सच का जवाब तो दो ज। एकोपो। कल रिकार्डो और एंजो आ रहे हैं, उस बेचारी लड़की से पूछताछ करने, और तुम चुप बैठे रहोगे? उसे अभी तक खबर भी नहीं है कि कल क्या होने वाला है। मैंने कुर्सी से खड़ा होते हुए कहा, बेहतर है वो कुछ न जाने। वो भी मेरे समान तेज लहजे में बोली। तुम अपनी जिद से खुद का और उसका दोनों का नुकसान कर रहे हो। कुर्सी पीछे सरक गई। आवाज तेज थी, जैसे इस घर की दीवारों ने हमारी बहस सुनी हो। मैं जा रहा हूँ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। शुभ रात्रि। बिना पीछे देखे मैं खानदान के डाइनिंग हॉल की खामोशी में लुप्त हो गया। 5:37 मीरा। मैंने रात भर कई बार पलटियां बदली। नया बिस्तर नरम था, पर अजनबी भी। नींद आ ही नहीं रही थी।
उठकर मैंने टीवी चालू किया और नेटफ्लिक्स खोल लिया। उंगलियां स्क्रीन पर बस चल रही थी, ध्यान कहीं और था। वो चुंबन। मैं चाहकर भी उसके ख्याल से बाहर नहीं जा पाई। जितना वो पास आता, उतना ही मैं खुद को खोती जाती। और अब जब हम अलग कमरे में थे, तो शायद ये दूरी बेहतर थी। कम से कम मैं सोच सकती थी। पर क्या अब हमारे बीच एकमात्र कड़ी सिर्फ सेक्स ही होगी? हर चीज इतनी जटिल क्यों हो गई थी? मुझे अब पूरी तरह से खुद को भावनात्मक रूप से अलग करना था। वो मेरे अंदर घुस रहा था, धीरे धीरे, और ये खतरनाक था। शायद सोच रही थी कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने कल रात कैसे बात की। पर फिर मैंने सिर झटका, नहीं। उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? मुझे कमरे से निकाला, अपनी मर्जी से चूमा और मुझे चुप करा दिया। ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी, एक जहां मैं एक कैदी थी। मैंने सांस भरी और टीवी देखने की कोशिश की पर मन वहीं अटका था। आखिरकार सोचा, थोड़ा स्नैक लेकर आओ, शायद फिल्म ठीक से देख पाऊं। आधी रात का समय था, घर शांत, लाइटें धीमी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी, किचन में गई, फ्रिज खोला, आइसक्रीम निकालने की सोच रही थी। फ्रिज का दरवाजा बंद किया, और जैसे ही मुड़ी, मेरे हलक से एक चीख निकल गई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब वो मुझे कुर्सी तक खींच लाया। तुम में जरा सी भी सर्वाइवल स्किल नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने आधी रात को डरा दिया और अब मुझे ही डांट रहे हो, मैंने गुस्से से कहा। अगर कोई अनजान आदमी देखता तो तुम चीखने के बजाय पंच मारती, वो बोला। मैंने भौहें चढ़ाई, और क्यों कोई अनजान आदमी मुझे देखने आएगा जब तक तुम हो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मसला। तुम्हें हैरानी होगी, उसने बस इतना कहा और चुप रहा। मैंने आंखें घुमाई, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और अपने स्नैक्स उठाए। वो बोला, इतना सब अभी खाओगी? मैंने घूर कर कहा, तुम्हें कोई हक नहीं मुझे जज करने का। वो मुस्कराया, किसने कहा मैं जज कर रहा हूँ? मैंने उसकी नकल उतारी, इतना सब अभी खाओगी? और जानती नहीं कब वो जोर से हंसा। हाँ, डॉन रोमानो हंसा। मैं एक पल को बस उसे देखती रही, उसके चेहरे की पूरी मुस्कान, वो डिम्पल, वो आंखों की झिलमिलाहट। पहली बार लगा वो इंसान भी है। तुम हंस सकते हो, मैंने अविश्वास से कहा। मैं भी इंसान ही हूँ, मीरा। उसका उत्तर शांत था, पर उसमें कोमलता थी। नहीं, तुम तो रोबोट हो, शायद कोई तुम का डुप्लीकेट भेज गया है। क्या रोबोट जान सकता है कि तुम्हारी, वो झुका, कमजोरी क्या है? मैं लाल पड़ गई। जेस, वो मुस्कराया, और इस बार उसके चेहरे पर साफ डिंपल नजर आया। मुझे हंसी आई और थोड़ी बेकाबू सी हो गई थी, तो मैंने उसकी भुजा को हल्का सा चुभो दिया। ये क्यों? उसने पूछा। देखना था, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वो फिर से मुस्कराया, धीरे, सधी हुई हंसी। मैं अब सो जाती हूँ, मैंने कहा, स्नैक्स वहीं रखे और पीछे हटी ताकि कहीं अपना काबू न खो बैठूं। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर रुक गया। मैं अपने नए कमरे में वापस गई और आइसक्रीम के साथ धीरे धीरे नींद में खींच गई। सुबह आंख खुली तो कमरा अभी भी अजनबी सा लग रहा था। यहाँ की खामोशी बहुत गहरी थी। वॉशरूम गई, चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे थकान थी। कल रात आइसक्रीम खाकर देर से सोई थी, उसका असर स्पष्ट था। मेरा मन कह रहा था, आज ब्रेकफास्ट न बनाऊं। जेस को भी कभी दूसरों के हाथ का खाना खाने की आदत पड़नी चाहिए। वैसे भी, वो ड्यूटी मैंने खुद पर थोपी थी, और वो भी अपने प्लान के लिए।
अब जब उसका कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा था तो क्यों उसी रूटीन को ढोती रहूं। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। गुड मॉर्निंग मिसेज रोमानो, एक आवाज आई। मॉर्निंग, मैंने उत्तर दिया। मिस्टर रोमानो ने आपको बुलाया है। कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो कह रहे थे तैयार हो जाइए। मैं खड़ी रह गई, चौंक सी गई। ओह, ठीक है। दरवाजा बंद कर सोचा, कपड़े कौन से पहनूं। मैंने एक सादा ग्रे कलर की ड्रेस निकाली, घुटनों से थोड़ी ऊपर तक थी। हेरमीज की स्लाइड्स पहनी और हल्का नेकलेस डालकर बालों को संवारा। सीढ़ियां उतरते ही मेरे कदम रुक गए। जो मैंने देखा उसने एक पल के लिए सांस रोकी दी। ओह नहीं, नरक के दरवाजे तो सामने ही खुल गए। मीरा मुझे अपनी जीभ काट लेनी चाहिए थी जब मैंने उन्हें घर में घुसते देखा, ऐसे जैसे यह महल उनका अपना हो। जेस के परिवार से हर मुलाकात एक नई आजमाइश थी। पिछली बार की घटना के बाद मैं दुआ करती थी कि मुझे अब उनसे कभी ना मिलना पड़े, मगर जिंदगी रास्ता नहीं देती। मैंने चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान सजा ली जैसे ही वे मेरे पास आए। अंकल रिकार्डो, स्वागत है। मीरा, उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे नाम लेना भी एक जबरदस्ती हो। मैंने नजरअंदाज किया और उसके बदतमीज बेटे एंजो की तरफ मुड़ी। हाय एंजो, स्वागत है। वो मुस्कराया, वो वही स्माइल जो औरतों को बेआराम कर दे। एक ही और खूबसूरत मीरा रोमानो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उंगलियों पर हल्का चुंबन कर दिया। मेरे शरीर में घृणा की लहर दौड़ गई। उन्हें गेस्ट रूम दिखाओ, जेस ने स्टाफ से कहा और मेरी कमर पर अपना हाथ रख लिया। संकेत था कि वहां के लिए बस करो। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और चेहरे पर वो नकली मुस्कान बनाए रखी जब तक वे दृष्टि से ओझल न हो गए। पर जैसे ही वो गए, मैंने जेस की तरफ मुड़कर कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि वे आ रहे हैं? उसने कंधे उचकाए, जरूरी ना समझा। अगर ये कोई और आदमी होता तो शायद कहता कि वे अचानक आ गए, पर जेस नहीं। उसकी उदासीनता अब अभ्यस्त हो चुकी थी, लेकिन अनुचित तो फिर भी थी। मुझे पसंद नहीं जब तुम ऐसा करते हो। सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाता है, मैंने कहा। वो बोला, एक डॉन की पत्नी हो तुम। अप्रत्याशित चीजों की आदत डालो। और वो सीढ़ियां चढ़ गया। मैंने उसे गुस्से से देखा। हर दिन वो मुझे उससे और ज्यादा नफरत करने का एक नया कारण देता था। स्टाफ मुझे देख रहा था। मैंने कठोर स्वर में कहा, कह दो शेफ से कि मेहमानों का ध्यान रखें। मैं कुछ नहीं बना रही। और सीढ़ियां लांघ गई। दिन भर मैंने खुद को कमरे में कैद रखा। जेस के परिवार का यहाँ रहना मतलब ड्रामा का लौटना था। रोम की वह घटिया रात अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा थी। उसके रिश्तेदार सब अजीब लोग थे, साजिश, ईर्ष्या और घृणा का मिश्रण। वो मुझे पसंद न करते थे और मुझे भी उनसे कोई लगाव न था। रात के भोजन का समय आया तो मुझे नीचे जाना पड़ा। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने लंबी सांस ली। कम से कम ग्यूलिटा यहाँ नहीं, मैंने हल्के मन से सोचा। लिप ग्लॉस लगाते हुए मैं टाइम पास करती रही, ताकि थोड़ा देर से जाऊं। तभी आवाज आई, तुम हमेशा छिप नहीं सकती। मैं चीख पड़ी। आवाज मेरे पीछे से आई थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं चिल्लाई। दरवाजा खुला था। तुम्हें अपनी सुरक्षा सुधारनी होगी, वो शांत सुर में बोला। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, जेस। पर बाहर की दुनिया भी खतरनाक है और तुम आसानी से निशाना बन सकती हो। क्योंकि मैं एक कमजोर औरत हूँ। मेरी आवाज तीखी हो गई। वो सिर हिलाकर बोला, डिनर का टाइम है। चलो। मैं तैयार हूँगी तो खुद आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नीचे नहीं जा रहा।
मैंने हंसकर कहा, क्या अपने परिवार से डर लग रहा है? उसका चेहरा कस गया। ज्यादा बात मत बढ़ाओ यंग लेडी, मैं हंसी रोकते हुए कह गई। ठीक है बुजुर्ग साहब। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर वो जल्दी छिपा गया, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। अब चलो, उसने कहा, कोई बहाना न दे सकूं। मैं आगे चल दी, उसका हाथ ठुकराया, पर वो जल्दी से पास आ गया, कमर के नीचे उसका हाथ रखकर जैसे मुझे कंट्रोल कर रहा हो। भोजन कक्ष में सब पहले से बैठे थे। वातावरण इतना गंभीर था कि सांस लेने की भी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आश्चर्य से देखा जब जेस ने मेरी कुर्सी खींच दी। पहली बार किसी सभ्यपति जैसे बर्ताव किया। मैंने धीरे से धन्यवाद कहा और बैठ गई। टेबल पर डोना कार्मेला के पास जाकर नमस्कार किया। वो संतोष भरी नजर से देख रही थी। एंजो की तरफ देखना भी न चाहा, उसकी अभद्र नजर मुझ पर टिकी थी। मन किया खाने की फोक उसकी आंख में घुसा दूं। सब चुप। न बातचीत, न हंसी। घर होकर भी महल की ठंड सी हवाएं। मुझे अपने बचपन के भोजनों की याद आ गई, जहां हंसी, मजाक और माँ की झिड़कियां भी गर्माहट लाती थी। वो जिंदगी अब कहीं गायब हो गई थी। मीरा, धरती पर वापस आओ। डोना कार्मेला की उंगली मेरे चेहरे के सामने झटकी। जी, मैंने भ्रमित होकर कहा। रिकार्डो तुम्हारे बेकिंग बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे, वो बोली। रिकार्डो ने मुझे सादा सा नजर डाला, जैसे कोई जांच ले रहा हो। कब से कर रही हो ये बिजनेस? उसका सवाल थोड़ा औपचारिक न लगकर पूछताछ जैसा था। कॉलेज से शुरू किया था, मैंने धीरे से कहा। और अब भी कभी भी ऑर्डर ले लेती हूँ। वो थोड़ा झुका। काफी घर चलाने वाली सी पत्नी निकली तुम। उसकी बात में तंज था। और इसमें गलत क्या है? जेस ने कहा। तुम्हें तो ऐसी औरत चाहिए जो कमजोर हो, ताकि तुम ऊपर रह सको, रिकार्डो ने सूखी हंसी के साथ जोड़ा। जेस की आंखें ठंडी पर घातक थी। अंकल रिकार्डो, मर्यादा में रहिए। ये मेरा घर है और मैं अपनी पत्नी का अपमान न सहूंगा। मैंने पहली बार अपने दिल में हल्की सी मुस्कान महसूस की। वो मेरे लिए खड़ा था, भले थोड़ी देर के लिए ही सही। एंजो ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे अरे, सब शांत हो जाओ। अब समझ आ गया क्यों जेस ने इसे चुना। वो तो कमाल की लड़की है। और उसने मुझे आंख मार दी। जेस का स्वर फौलाद जैसा था। मेरी पत्नी पर फ्लर्ट करा तो कल नाश्ते में तेरे गेंद परोस दूंगा। टेबल खामोश हो गया। मैंने मुस्कान छिपाई नहीं। हाँ एंजो, जो उसने कहा, ठीक वही। पार्ट 38 मीरा डिनर बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा था, एक अराजक प्रदर्शन। शायद ये लोग बिना ड्रामा के भोजन कर ही नहीं सकते। लगता था कि झगड़ा ही इनका ऑक्सीजन है। मुझे सिर्फ ये सांत्वना थी कि कुछ साल और मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगी। टेबल से उठने के बाद हम बिना कुछ कहे साथ साथ चले। ऊपर पहुंचते समय मैं लगभग गलती से उसके कमरे की तरफ मुड़ गई। उसके सुगंध का असर था या आदत, कुछ तो था जो मुझे खींच ले जा रहा था। अंदर आना चाहती हो? उसकी आवाज आई। मैं चौंक गई। क्या? मेरा ध्यान तो कहीं और था। उसने बस एक नजर डाली और मैंने फौरन सिर हिलाया। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। उसने पहली बार मुझसे गुड नाइट कहा था। कहीं वो सिर तो नहीं टकरा आया किसी जगह? मैं मुस्कराई, फिर कंधे उचकाए और अपने कमरे में चली गई। रात के बीच अचानक नींद टूटी। कैसे और क्यों, पता नहीं। नींद के साथ साथ खुशकी भी थी। पानी का जग खाली था।
ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ पड़ी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए रसोई तक गई। फ्रिज से एक बोतल उठाई और सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म कर दी। और 2 बोतलें साथ उठाईं। बस निकली ही थी कि तभी आवाज आई, नीचे स्विमिंग पूल की तरफ से। हवा में गांजा की बू थी और आवाजें किसी गॉड की नहीं थी। मैंने धीरे से किचन की ब्लाइंड्स से झांका। रिकार्डो और एंजो थे। मन में हिचकिचाहट के बावजूद मैं डाइनिंग एरिया तक घुस गई। वहीं से आवाज ज्यादा स्पष्ट आ रही थी। पुराना जेस कभी ऐसा न होने देता, एंजो ने कहा। अब वो एक अनोखी औरत को टेबल पर बिठाने देता है जैसे वो यहाँ की मालकिन हो। रिकार्डो ने नीची आवाज में कहा। वो ध्यान भटका बैठा है और ये हमारी दुनिया में खतरा है। डॉन विटोरियो को भूल गया क्या हुआ था उसके साथ? एंजो की आवाज में धूर्त हंसी थी। तो क्या अब समय आ गया है किसी और के सिंहासन संभालने का? काफी पहले आ जाना चाहिए था, रिकार्डो ने धीरे से कहा। वो अपने काम में ढिलाई बरत रहा है। प्यार कमजोरी है, मैंने भौहें सिकोड़ ली। प्यार? जेस? ये लोग गलत समझ रहे थे। वो जो कुछ भी था, प्यार नहीं। मेरा तो शर्त है, वो औरत जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। एंजो फिर बोला। मैंने हवा में सांस खींची। क्या उसने इशारा किया कि मैं मोटी लग रही हूं? और ये लोग इस सब के बीच प्यार और राजनीति मिलाकर खेले जा रहे थे। रिकार्डो ने धीरे से कहा, तुझे भी जल्द शादी करनी चाहिए, एंजो। जब तू सत्ता संभालेगा तो तेरा नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। मुझे अब शादी से क्या लेना? एंजो ने झुंझला कर कहा। चुप रह, तू वहीं शादी करेगा जहां मैं कहूंगा। मैं तुझे विटोरियो के बेटे जैसी मूर्खता करने नहीं दूंगा। एंजो अब बिल्कुल नाराज लड़के की तरह दिख रहा था। मुझे इतना काफी था जानने के लिए। अगर वो जेस के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो इसका मतलब वो उसे खत्म करना चाहते थे। मैंने अपना मुंह हाथ से ढका। भले मुझे उससे घृणा थी, पर वो डोना कार्मेला का इकलौता बेटा था और उसके अपने वारिस तक नहीं थे। मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। अब इसका मतलब और गंभीर था। मुझे उसे बच्चा देना ही थी, क्योंकि अगर वो कुछ हुआ तो सब कुछ टूट जाएगा। मुझे उसे तुरंत बताना था। मैं भागकर उसके कमरे तक पहुंची, दरवाजा खोला और भीतर झांकी। और अगले ही सेकंड चीख पड़ी जब एक बंदूक मेरे सामने उठी थी। जेस, मैं ही हूँ, मैंने घबराकर कहा। मीरा, तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? उसकी आवाज भारी, नींद से भरी थी और फिर भी अजीब तरह से आकर्षक। होश की जगह अब इच्छाएं काम कर रही थी। मेरे अंदर कुछ पिघल रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बिना सोचे अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर मैंने उसे चूम लिया। वो पहले हैरान हुआ, फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर कस गई। मेरा पैर उसकी कमर के आसपास जा रहा था और वो मुझे चूमते हुए नीचे खींच रहा था। उस रात मैं फिर उसकी बाहों में खो गई, घृणा, क्रोध, संवेदनाओं के बीच कहीं रह गई। सांसें थमी तो मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना था। वो पीछे झुका। क्या? मैं किसी वजह से तुम के कमरे में आई थी। वो हंसा। मालूम है, शायद कह नहीं पाई कि तुम मुझे चाहती थी। जेस, मैंने चौंक कर कहा, चेहरा सफेद हो गया। वो अब भी हंस रहा था। शर्माओ मत, मीरा। तुम चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हें। उसकी बात अभी खत्म न हुई थी कि मैंने बीच में कह डाला, तुम्हारा चाचा और कजिन तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो थम गया। उसके हाथ धीरे से मेरे कंधे से हटे
उसका चेहरा गंभीर हो गया। कहाँ से सुना तुमने? मैंने सारी बात शुरू से बता डाली, कैसे मैं पानी पीने गई थी, कैसे ब्लाइंड के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनी। वो चुपचाप सुनता रहा। बस इतना ही सुना। उसने पूछा जब मैं खत्म हुई। हाँ, मैंने धीरे से कहा। ठीक है, अब सो जाओ, उसने कहा। फिर धीरे से मेरे माथे पर चुंबन रखा और कंबल उधिया दिया। जब वो उठा तो मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो दरवाजे तक पहुंच चुका था। मीरा, उसकी आवाज नीची थी, गार्ड की तरह संकुचित। देर हो गई है, सो जाओ। और वो चला गया। कमरे की खामोशी में मैंने सिर्फ एक बात सोची, अब सब कुछ बदलने वाला है। जैसे अगर मैं कहूं कि रिकार्डो और एंजो की साजिश ने मुझे हैरान किया, तो वो झूठ होगा। वो हमेशा से खुलकर कहते आ रहे थे कि मैं डॉन की कुर्सी के काबिल नहीं हूँ। एंजो तो हमेशा से अपने आप को इस कुर्सी के लिए बेहतर दावेदार समझता था। पता नहीं इतना भ्रम कहाँ से ला लाया था। वो ये नहीं जानता था कि मैं हर कदम उससे कई मील आगे रहता हूँ। मैंने फोन उठाया। डॉन रोमानो, उधर से आवाज आई। कहाँ था? कुछ जानकारी देनी है। मैंने सीधे मुद्दे पर आया। शिष्टाचार का यहाँ कोई स्थान न था। हाँ, और अब तुम्हारे दुश्मन सहयोगियों से ज्यादा हो गए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं मानव तस्करी के गंदे धंधे से दूर रहता हूँ? मैंने बड़बड़ाया। वो धीरे से हंसा। अच्छा आदमी, जैसे तुम्हारे पिता थे। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मेरे पिता महान न सही, पर हिम्मती थे। और मैं भी उन्हीं का खून हूँ। कोई भी तुमसे पूर्णता की उम्मीद नहीं कर रहा, वो बोला। बस साफ करना था, मैंने संक्षिप्त कहा। फिर उसने खबर दी, रशियन माफिया ने कास्टेलो परिवार से अपनी साझेदारी तोड़ दी है। दिलचस्प खबर, मैंने कहा, लेकिन हकीकत में वो मेरी अपेक्षा ही थी। कौन कास्टेलो के साथ रहेगा जब वो अपने नेता की मौत के जिम्मेदार बन गए हैं? वो काजिमिर की मौत के लिए कास्टेलो परिवार को दोष दे रहे हैं। अगर उन्होंने उससे छेड़छाड़ न की होती, तो वो अभी जिंदा होता। बिल्कुल मेरे ख्याल जैसा, मैंने धीरे से कहा। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने अनजान बनते हुए कहा। समझदारी भरा कदम, वो बोला। मैंने बस हूँ कहा। मुझे किसी की सराहना की जरूरत न थी। फिर उसने कठोर लहजे में जोड़ा, पर सावधान रहना। अभी वो शांत है, पर तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से तुम्हारे दिल तक। दिल? मैंने भौहें चढ़ाई। समझ तो रहे हो, रोमानो? नहीं। साफ कहो। तुम्हारी पत्नी। मैंने गहरी सांस खींची। मीरा। क्यों हर बार उसे मेरे खेल में घसीट लिया जाता था? ये मेरी गलती थी, पर फिर भी मैं नहीं चाहता था वो निशाना बने। वो मेरी मंजिल नहीं, मेरी सुरक्षा की ढाल थी, एक संपूर्ण अनछुआ संग्रह। अब क्या सुझाव है? मैंने थकान भरे स्वर में पूछा। जिस तरह से तुम उसे संरक्षित कर रहे हो, उसे जारी रखो। और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे छिपाकर रखो। वो नहीं है। जब हो जाएगी, वो अभी कभी नहीं होगी। मैंने बात काट दी। मैंने सुनिश्चित किया है। बच्चा कभी भी कवच की तरह भी साबित हो सकता है। अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं। यह बहुत जोखिम भरा है। वक्त आने दो। वो चुप हो गया, फिर धीमे से कहा, जैसा तुम चाहो। मैंने फोन रख दिया और थकान से सांस छोड़ी। कमरे में लौटा, मीरा सो रही थी। चेहरे पर शांति थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता न हो। कोई भी उसे देखकर न सोचे कि वो वही औरत है जो जुबान से तीखी, दिल से विद्रोही और बिस्तर में बिजली जैसी है। लेकिन पहली बार जब मैंने उसे देखा था,
तभी समझ गया था कि उसके भीतर कुछ अलग है। एक क्षण को मैंने सोचा, अगर हमारे बच्चे होते तो? माँ सही कहती थी, हमारे बच्चे सचमुच सुंदर होते। मेरी नजर उसके पेट पर गई। अगर आज रात कहीं मेरे काबू से बाहर कुछ हो गया तो? मैं अब नहीं चाहता था बच्चा, अभी नहीं। क्योंकि सत्ता की इस जंग में अभी सब कुछ स्थिर न था। सुबह 5 बजे मैं जिम में था। सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली थी। रात वाली मीरा की एंट्री ने मेरी नींद वैसे ही खा ली थी। पर सच कहूं तो ऐसे इंटरप्शन मुझे पसंद थे। मैं बिना म्यूजिक के वेट्स उठा रहा था। दर्द महसूस करना जरूरी था, वो मेरे लिए सोच साफ करता था। करीब 1 घंटे बाद एंजो अंदर आया। गुड मॉर्निंग कजिन, वो बोला, बेहद बनावटी मुस्कान के साथ। एंजो, मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो सांप की तरह मुस्कराया, आज का दिन अच्छा जाएगा। मैंने बस कहा। इरादा बना लिया कि अब की उसकी परीक्षा लूंगा। मैंने नकली फोन कॉल की, खास उसके लिए। हाँ, शिपमेंट कल रात ब्रुकलिन डॉक्स पर शिफ्ट करो। गार्ड्स और कैमरे न रखना। अगर कास्टलोस कुछ करने आए तो हम तैयार होंगे। मैंने देखा वो पसीने के बीच भी ध्यान दे रहा था। मैं बाहर निकला और थोड़ी देर बाद वो अपने फोन पर कॉल कर रहा था। मैं मुस्कराया, पकड़ लिया तुम्हें। अब मुझे पूरा संदेह था कि वो दुश्मन से मिला हुआ है। ऊपर गया, नहाया। मीरा कमरे में नहीं थी। मैंने अंदाजा लगाया वो ब्रेकफास्ट बना रही होगी। मैं कभी उससे कहा न था, पर उसका हर भोजन मुझे सुकून देता था। वो उस सपने का टुकड़ा थी जो मेरी दुनिया में अब भी संभव था, एक सामान्य जिंदगी का। अगर हालात और दुनिया अलग होती तो मैं शायद सिर्फ एक आदमी होता, पत्नी और बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जीने वाला। लेकिन मेरी किस्मत डॉन की सिंहासन से जुड़ी थी और इस राजनीति से कभी बचना संभव न था। यह मेरा शीशा और मेरा शाप दोनों था। पार्ट 39। मीरा दिन जरूरत से ज्यादा शांत था, कुछ अलग नहीं हुआ था। कम से कम अभी तक। मैं चादर के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। आओ, मैंने कहा, बैठते हुए। दरवाजा खुला तो चौंक गई। वो जेस था। तुम जल्दी आ गए, मैंने धीरे से कहा। हाँ, उसने संक्षेप में कहा और कमरे के चारों ओर नजर डाली। मैंने सोच लिया कि उसके चेहरे की अभिव्यक्ति कभी ना पढ़ पाऊंगी। वो हमेशा संयम में रहता था। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मेरी नजरें उसके हाथ पर गईं। वो एक छोटा शॉपिंग बैग था। खोलो इसे, मैंने झिझक के साथ उसे खोला, फिर अंदाजा भी न था कि मुंह से हल्की सी आह निकल आएगी। अंदर एक खूबसूरत चांदी की चेन थी, जिसमें फीकी गुलाबी कलियों के आकार का लटकन था। साधारण पर शानदार, हर पोशाक पर फिट बैठने वाली। जेस, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद, मैंने मुस्कराते हुए कहा, अभी भी उसे देखती रही। सुंदर तो तुम हो। लेकिन स्वागत है, उसने धीरे से कहा। मुझे अनजाने में हंसी आ गई, एक छोटी सी, अनाचक सी हंसी। इसे मैं खुद पहनाता हूँ, उसने कहा, और मैंने गर्दन से बाल हटा दिए। उसने मेरे गले में वो चेन बांधी और मेरे कान के पास फुसफुसाया, इसे कभी मत उतारना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। मैंने बस सिर हिलाया। ठीक है। उसने मेरे माथे पर एक तेज चुंबन रखा और चला गया। मैं आईने के सामने खड़ी रही। वो हार मेरे गले में मानो अपना घर पा गया था। मैंने सोचा, शायद अब कभी इसे उतारूंगी नहीं। कुछ ही देर में मैंने सोचा थोड़ा टहल लूं। कदम धीरे धीरे मुझे पूल तक ले आए। रात की ठंडी हवा बालों में उलझ रही थी। मैंने अपने पैर पानी में झुलाए।
अगर मैं बैठ जाऊं तो आपत्ति तो नहीं? पीछे से आवाज आई। मैंने झुंझलाहट छिपाई नहीं। वो एंजो था, वो आदमी जिसकी मौजूदगी ही मेरी नर्व पर खेल गई। बैठिए, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैं यहां से उठने वाली न थी। तो आज कैसी हो तुम? वो कह रहा था जैसे बड़ा दोस्त हो। ठीक। मतलब तुम मेरी खैर खबर नहीं लेना चाहती? उसका लहजा छिछला था। मैंने थके सुर में कहा, कैसे हो, एंजो? अच्छा नहीं। क्यों? मैंने व्यंग्य से पूछा। क्योंकि इतनी खूबसूरत औरत किसी और की बीवी है। मैंने तुरंत चेहरा घृणा से सिकोड़ लिया। तुम्हें याद होना, मैं तुम्हारे कजिन की पत्नी हूँ। जानता हूँ, पर वो तुम्हें कभी ठीक से ट्रीट कर नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारा चरित्र इतना संदिग्ध लगता है, मैंने तुनक कर कहा। वो हंस पड़ा। तुम्हारी शादी इतालवी माफिया के डॉन से हुई है, मीरा। तुमने खुद ही ये दुनिया चुनी है। कड़वा सच था, पर इससे उसकी बदतमीजी जायज न हो गई। अगर तुम्हें जेस की इज्जत नहीं करनी, कम से कम मुझसे तो शालीनता से बोलो। मैंने धैर्य से कहा। वो हंसा और मेरे बाल छूने को हाथ बढ़ाया। मैंने उसे झटक दिया। लड़ाकू औरतें मुझे पसंद आती हैं। वो मुस्कराया। मुझे उल्टी सी आ गई। मैं सीधे खड़ी हुई और तेजी से वहां से निकल गई। अब दुविधा थी, क्या ये बात जेस को बताऊं? पहले ही तो उसके खिलाफ साजिश की बात कह चुकी थी। अगर अब ये बताऊं तो कहीं वो सोचे मैं उसके परिवार में फूट डाल रही हूं। मैं गुस्से और भ्रम में सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि सीधे डोना कार्मेला से टकरा गई। सॉरी, मुझे भारी गुस्से में थोड़ी जल्दी थी। क्यों गुस्सा है, लड़की? वो धीरे से बोली। वो एंजो, मैंने कहा, वो हर बार फ्लर्ट करता है। बहुत असभ्य है वो। वो थोड़ा सोच में पड़ी, फिर सिर हिलाया। वो लड़का। खैर जाओ, मैं निपटती हूँ। मुझे थोड़ा सुकून मिला। धन्यवाद डोना, मैंने कहा और कमरे में चली गई। रात हो गई थी। मैं डिनर के लिए नीचे आने वाली थी कि अचानक एक गनशॉट की तेज आवाज आई। मैं जड़ हो गई। आवाज दोबारा आई। मैं खिड़की की ओर भागी। गार्ड्स सतर्क थे, पर बाहर दृश्य शांत। फिर भी जिज्ञासा ने मुझे खींचा। मैं धीरे से बाहर निकल आई और बालकनी पर पहुंची जो लिविंग रूम के ऊपर थी। नीचे जेस खड़ा था, हाथ में पिस्तौल, मुंह से धुआं निकल रहा था। मैं अभी तेरी जान ले सकता हूँ, और कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, कमीने। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया, चीख काबू में रखी। वो एंजो से सामना कर रहा था। रिकार्डो सोफे पर बैठा था, जैसे कुछ ना हो रहा हो। डोना कार्मेला साइड से सब कुछ गंभीर नजर से देख रही थी। करके दिखाओ, जैकोपो, एंजो गर्जा। और फिर धमाका, जिसका घूसा उसकी नाक पर लगा। मुझे स्पष्ट सुनाई दिया टूटी हड्डी की आवाज। एक बार और उस नाम से पुकारा तो जान से मार दूंगा, जेस ने ठंडी आवाज में कहा, बंदूक को फिर से ताने हुए। बस करो, जेस, डोना ने बीच में आकर कहा। वो दांत भींचते हुए बोला, फिग्लियो दी पुत्तना, और गुस्से से बाहर निकल गया। मैं जहां थी वहीं जमी रही, धड़कने तेज थी। डॉन रोमानो का यह रूप पहली बार देखा था। खामोश महल में उसकी ज़बान अब भी गूंज रही थी। और मैंने समझा, रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मीरा वातावरण में ऐसा तनाव था कि चाकू से काटा जा सके। उस खूनी मंजर के बाद जो खामोशी छाई, वो रीढ़ तक सहरन भेज रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर एक सुई भी गिर जाए, तो वो बिजली की गर्जना जैसी सुनाई देगी। जेस मेरे पास से गुस्से में गुजरा,
बिना कुछ कहे। मैंने समझ लिया कि उससे बात करना अब खतरनाक होगा। उसका गुस्सा इस वक्त किसी पर भी बरस सकता था। कुछ ही पलों बाद उसके ऑफिस का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें हिल गईं। मैंने सोचा, अभी के लिए उसके रास्ते से ही दूर रहना बेहतर है। काफी देर बाद मैं रसोई में गई। घर की हवा अब भी भारी थी। एंजो को कहीं ले जाया गया था उसकी नाक का इलाज करवाने। रिकार्डो और डोना कार्मेला दोनों गायब थी। मैंने सोचा, क्या जेस ने उसे मेरे साथ फ्लर्ट करने की बदतमीजी की वजह से मारा? लेकिन फिर सिर हिलाया, नहीं, जेस ऐसा नहीं करता। कोई और मामला होगा। मैं पेंट्री में गई और सामग्री निकाल ली। सोचा, कुछ मीठा बनाऊं, शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। कम से कम कोशिश करना गुनाह तो न था। क्या बनाऊं? मैंने शेफ से पूछा। डॉन को बोम्बोलोनी बहुत पसंद है, उसने उत्तर दिया। ओ, बढ़िया विचार है। मैंने मुस्कुराकर काम शुरू किया। इतालवी क्रीम भरवा डोनट्स। 2-3 घंटों में सब तैयार हो गया। बीच बीच में मैं खुद भी खाने लगी। फिर मिल्कशेक बनाया और ट्रे में सजाकर ले गई, खास उसके लिए। नीचे दिल थोड़ा घबराया हुआ था, कहीं वो कहीं चला न गया हो जब मैं इतनी मेहनत कर रही थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब न मिला। फिर उसका ऑफिस आजमाया, वो वहीं था। हाय, मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में कदम रखा। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा, हाथ में सुलगती सिगरेट थी। स्पष्ट था कि वो अब तक तनाव में था। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने ट्रे उसकी टेबल पर रखी। इतनी शुगर, उसके लहजे में ठंडक थी। मैं एक पल को रुक गई। खेल का हिस्सा थामे रह मीरा, मैंने खुद से कहा और मुस्कुरा दी। सोचा थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। माफ करना, अगर मैं यहाँ आ गई, मैंने धीरे से कहा और नीचे देखा। बैठो, मैंने चेहरे पर भाव न दिखाते हुए कुर्सी खींची। किसने तुम्हें कहा ऐसा करने को? वो बोला। क्या? मैं चौंकी। तुम अजीब तरह से बर्ताव कर रही हो। पता नहीं किस खेल में हो, पर रोक दो। नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब की बार मैंने गुस्से से कहा, जेस, मैं एंजो नहीं हूं जो तुम्हें धोखा दे। इतना ही बुरा लगता है तो बताओ क्यों मुझे यहाँ कैद किया है। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। पता न कहाँ से आंसू आ गए, पर शायद वो ही काम कर गए। उसका चेहरा नरम पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे से मेरे पास आ गया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मुझे गले लगाया। उसने मेरे गाल से आंसू पोंछे। मत रो। वो कुछ पल के लिए बेचैन सा था, जैसे कभी किसी औरत को रोता न देखा हो। मन हुआ हंसू, पर रोक गई। उसने थोड़ा रुककर कहा, माफ करो। मेरी आंखें फैलीं। क्या वाकई जेस रोमानो ने अभी माफी मांगी? क्या तुमने अभी? बात बढ़ाओ मत, उसने कहा और नजर फेर ली। मैंने उसका चेहरा थामकर हल्का सा चुमा। उसने वो चुंबन गहराई से लौटाया। और उस रात मैंने पहली बार सोचा, शायद वो वास्तव में बदल रहा है। अगले सुबह जब रिकार्डो और एंजो का घर से जाना हुआ तो वातावरण कुछ हल्का सा लगा। जेस पहले ही बाहर निकल गया था और मैं अभी भी उसके कमरे में थी। रात लंबी थी, दिलचस्प थी। वो जो गुस्सा लेके आया था, वो मुझ पर उतर गया। और हर बार की तरह मुझ में किचन केक की तरह मीठे कड़वे निशान छोड़ गया। आईने के सामने खड़ी मैं अपने गले का हार देख रही थी, जिसे उसने कहा था कभी मत उतारना। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खोला तो डोना कार्मेला थी, चेहरे पर तनाव और भौहों पर सवाल। डोना, मैंने घबराकर कहा। आप
मेरे कमरे में? क्यों तुम और तुम्हारा पति अलग अलग कमरों में सो रहे हो? वो सीधे मुद्दे पर आईं। ये पूछताछ जैसा लग रहा था। उसने खुद मुझे कहा था शिफ्ट हो जाने को। और तुम मान गई? वो तपे हुए स्वर में बोली। खैर, आप जानती हैं कैसा है वो। मैंने बचने की कोशिश की, पर वो बीच में बोली, जब डॉन अपनी पत्नी को दूर करता है तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए। जो हम चाह रहे हैं उससे मत भटकना। जी डोना, मैंने धीरे से कहा। वो संतोष से सिर हिलाकर जेस के ऑफिस की ओर चली गई। मैं सोचती रही, आखिर वो वहां क्या करने जा रही हैं? कुछ घंटों बाद मेरा भाई रॉबर्टो फिर आया, मेरे केक ऑर्डर डिलीवर करने में मदद के लिए। हम दोनों गेट के पास खड़े थी जब जेस की गाड़ी दिखी। ओह, मार डाली, मैंने धीरे से कहा। वो उतरकर मेरी तरफ आया और चाबी गार्ड को थमा दी। हाय, मैंने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। हाय, उसने कहा, मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। रॉबर्टो की भौहें सिकुड़ गईं। रॉबर्टो, जेस ने कहा। डॉन रोमानो, भाई ने संयम से उत्तर दिया। अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं जल्दी से बीच में बोली, वो डिलीवरी में मदद करने आया है। अच्छा। और मेरे लिए कोई केक बचाया तुमने? उसने अचानक कहा। ओह, मैं चकित हो गई। फिर सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बचा है। ठीक है, अंदर मिलते हैं। उसने फिर से मेरा माथा चूमा और घुस गया। तुम दोनों काफी करीब लग रहे हो, रॉबर्टो ने तंज कसा। मैंने कंधे उचकाए। वो मेरा पति है, इतना तो होगा। फिलहाल तक, उसने धीमे से कहा। जेस के दरवाजे के अंदर गायब होते ही मैंने उसके शब्द दोहराए। फिलहाल, मुझे पता भी न था कि वो कितने सच साबित होने वाले थे। 5:40 मीरा कुछ महीने बाद हालात बदल गए थे। जेस अब भी वही निर्दयी और ठंडा डॉन था, पर उसके भीतर कहीं कुछ नरम हो रहा था, भले वो खुद उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी भी मेरे पास से गुजरते हुए झट से मेरे होठों पर चुंबन चुरा लेता या मजाक में मेरी पीठ पर हल्की थपकी दे देता। कभी भी बेवजह महंगे उपहार लाकर देता और कभी सिर्फ मुस्कुराकर कह देता, आज अच्छी लग रही हो। ये सब अच्छा था, फिर भी मन में खलिश थी कि मैं भी तक गर्भवती नहीं हुई। कभी भी तो सही में शक हो जाता था कि क्या उसने जानबूझकर अपने आप को ऐसा कर लिया होगा कि बच्चे ना हो सकें। जब भी वो खाता या मेरे बनाए खाने की तारीफ करता तो दिल में अजीब सी गर्मी भर जाती। हमारी जिंदगी अब एक धीमी, कायदे की लय पर आ गई थी। ना कोई गोलीबारी, ना तनाव। वो काम से लौटता, फिर हम एक दूसरे के साथ कुछ घंटे बिताते। कभी भी मुझे लगता ये जीवन इसी तरह चलता रहे, पर दिल जानता था, ये सुकून हमेशा का नहीं था। हम यात्रा पर जा रहे हैं, उसने अचानक घोषणा की। हम या तुम? मैंने किताब एक तरफ रखी। वो बाथरूम से निकला था भीगे बालों के साथ, जैसे कोई ग्रीक ईश्वर खुद हाजिर हो गया हो। मैंने गला सूखते महसूस किया। हम, मीरा, पैक करो, कल मालदीव चलना है। क्या? मैंने हैरान होकर कहा। मतलब, हनीमून? वो कंधे उचकाते हुए बोला, तुम चाहो तो ऐसा कह लो। मैं खुशी से झूम गई। ओह माय गॉड, जेस! और फिर उत्साह में सीधे उसकी गोद में कूद गई। उसने मुझे पकड़ लिया। तुम सबसे बेहतरीन हो। मैंने उसके चेहरे पर किस कर डाला। वो मुस्कराया। अभी दिखाता हूँ कितना बेहतरीन हो सकता हूँ। जेस! मैंने हंसते हुए कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने मुझे चुप कर दिया। वो मुझे बिस्तर पर ले आया, पर उसी पल फोन बज उठा। वो नाराज हुआ पर कॉल उठाई। मैंने देख लिया कि चर्चा लंबी होगी,
इसलिए मैंने टी शर्ट पहन के उसके कपड़े पैक करने लगी। कुछ मिनट बाद वो वापस आया, जल्दबाजी में। कहीं जा रहे हो? मैंने पूछा। मीटिंग है। तुम मेरे और अपने कपड़े बैकअप के लिए पैक रखो। वापसी पर निकलेगे। इतनी जल्दी? हाँ, उसने कमीज बटन लगाते हुए कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं। उसने चुंबन देकर दरवाजा बंद किया। मैंने सोचा, कहाँ जा रहा है वो? पर फिर खुद से कहा, मत सोच, मीरा। उसकी दुनिया समझना तेरे बस का नहीं। मैंने ध्यान फिर से अपने मकसद पर लगा लिया। मेरे पास $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और हर महीने प्रेगनेंसी किट नेगेटिव आ रही थी। माँ, डोना कार्मेला के हल्के फुल्के प्रश्न अब तनाव बनते जा रहे थे। फ्लाइट्स पकड़ो, फीलिंग्स नहीं, कहने वाले शायद जेस को नहीं जानते थे, क्योंकि मैं अपने कैद करने वाले से भी फीलिंग्स पकड़ बैठी थी। वो कुछ घंटों बाद लौटा और सीधे मुझे लेकर हैंगर चला गया। हम एक बार फिर प्राइवेट जेट में थे। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। काफी चुप पर सुकून भरी चुप्पी थी। मैं नीचे कंबल खींच रही थी। एसी बहुत ठंडा चल रहा था। ठीक हो? उसने नजर बिना हटाए पूछा। मैंने सिर हिलाया, फिर भी उसकी तरफ देखते रही। उसकी भौहें गहरी ध्यान में सिकुड़ी थी। उंगलियां कुंजियों पर चल रही थी। वो इतना केंद्रित था कि मुझे उसे बस देखते रहने का मन हो रहा था। मेरे चेहरे पर कुछ है, उसने अचानक कहा। मैं चौंक गई। क्या? मैंने सिर घुमा लिया। कुछ नहीं। गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। पक्का? वो हल्का मुस्कराया। हाँ, पक्का। मैंने फोन उठाया ताकि अपनी नजर हटा सकूं। 16-17 घंटों की लंबी उड़ान में कब मैं सो गई, पता ही न चला। जब आँख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और वो मेरे बिल्कुल पास, जागते हुए मुझे देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने पूछा। वो धीमे से बोला, तुम कमाल की खूबसूरत हो। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैंने उसके सीने में मुंह छिपा लिया। उसकी हल्की हंसी सीने से गूंज गई, एक अनोखी गर्माहट। उसने मेरे बाल सहलाए। मैंने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। कैसे मतलब? कुछ नहीं। मैंने सिर हिलाया। शुक्र था वो विषय न पकड़ा। उसने बस मेरे होठों पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे शरीर पर फिसलने लगी। हर स्पर्श मुझे कमजोर कर रहा था। जब वो अंदर आया तो पहले की तरह कठोर था, पर अब मैं आदी हो गई थी। और शायद मुझे ये पसंद था। फिर भी कभी भी चाहती कि वो थोड़ा नरम हो। जब सब खत्म हुआ तो मैं तेज सांसें ले रही थी। वो शॉवर लेने गया और मैंने फोन देखा। मेरे साइकिल ट्रैकर के मुताबिक 2 दिन बाद ओव्यूलेशन था। मैंने राहत की सांस ली। हमारा हनीमून अब वास्तव में काम का हो सकता था। हो सकता है इस बार मेरा शरीर हाँ कह दे। वो वापस आया तो मैंने फोन रख दिया और मुस्करा दी। वो कह बोला, ऐसी मुस्कान मुझे कंट्रोल करना मुश्किल बना देती है। अब तो तुम काफी फ्लर्टी हो गए हो, मैंने चिढ़ाया। वो हंसा। मैं हमेशा ऐसा था। तुम ध्यान न देती थी क्योंकि मुझसे नफरत करती थी। किसने कहा कि अब प्यार करती हूँ? उसका चेहरा सख्त हो गया। किसी ने प्यार की बात नहीं की। हाँ, कभी नहीं, मैंने धीरे से कहा। पल टूट गया। जेस को प्यार शब्द से एलर्जी थी। वो उस पर विश्वास नहीं करता था। शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। मेरा दिल उसके लिए दुखा। जो भी उसने सह लिया था, वो उस आदमी को जन्म दे गया जो अब सिर्फ दीवारों में जी रहा था। शायद कभी समझ पाऊंगी कि उसके अंदर कौन सी कहानी दबी है।
या शायद नहीं।